नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं विकास पॉडकास्ट। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो एजुकेशन बेस्ड होने वाला है। तो हमारी जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम उस शिक्षा व्यवस्था के जानेंगे जिसमें एक लंबे समय से करप्शन होता जा रहा है। वो जो विद्यार्थी जिन्हें अपना अधिकार मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है, उस पर हम बात करेंगे। इतने सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो पहले व्यापम घोटाला हुआ, आज नीट को लेके पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इन सभी चीज़ों पे हमारे साथ आज विस्तार से चर्चा करने के लिए मौजूद है अमन सिंह चौहान, जो कि एक एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट के हक की लड़ाई लड़ते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसे शुरू हुई, कब से वो स्टूडेंट के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, क्या उनकी प्रेरणा रहे इसके पीछे। इन सब बातों में उनसे हम विस्तार से जानेंगे और चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम अमन सिंह चौहान जी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं अमन? बस बहुत बहुत धन्यवाद। अमन जी, बहुत ही यंग एज में आप मतलब मुझे लगता है कि इस एज में तो व्यक्ति ये सोचता है कि उसे क्या सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, है ना, लोगों से वो राय ले रहा होता है। उस समय आप स्टूडेंट को राय दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, तो कैसे है, मतलब क्या आया, कुछ ऐसा इंसिडेंट रहा आपकी लाइफ में कि मुझे स्टूडेंट के हक के लिए लड़ना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए? क्या कहानी है इसके पीछे की? इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ। जी। मैं एथलेटिक्स में शॉट पुट जैसा इवेंट खेलता हूँ और उसमें मैं स्टेट मेडलिस्ट हूँ। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, यूनिवर्सिटी, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, वहाँ पर उचित व्यवस्था नहीं थी स्टूडेंट्स के लिए। कहने को फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देती है सरकार, लेकिन वहाँ पर प्रैक्टिस करने तक के सेक्टर्स नहीं थे। मैंने लगभग 3 साल खूब प्रैक्टिस करी। उसमें वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी जहाँ मैं प्रैक्टिस करता था। एक शॉट पुट ऐसा इवेंट होता है जिसका एक सेक्टर होता है, जिसकी एक मार्किंग होती है हर एक इवेंट्स की तरह। तो मैं वहाँ पर प्रैक्टिस करता था। मेडल्स आए, संभाग में मेडल आए, स्टेट में मेडल आए। मुझे महसूस हुआ कि शायद मैंने बहुत लेट स्पोर्ट्स स्टार्ट किया है। फिर मेरे मन में एक विचार आया कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। मैं यहाँ से प्रैक्टिस करने स्टेडियम जाता था। तो थोड़ा सा दूर भी पड़ता था, टाइम कंज्यूमिंग भी होता था, और बजट के लिए भी एक नॉर्मल विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगा, ट्रैवलिंग का खर्चा। वैसे भी स्पोर्ट्स प्लेयर की डाइट बहुत होती है। तो मैंने अपना लक्ष्य बनाया कि मुझे यहाँ बेहतर व्यवस्था बनानी है। मैंने कुछ दोस्तों से बात की, मैंने हिस्ट्री समझी कॉलेज की कि क्या है। कुछ लॉयर्स थे, वो मेरे टच में थे। आरटीआई जैसे रूल के बारे में समझा। फिर मैंने एक आरटीआई लगाई। मैंने वहाँ जाना कि वहाँ स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए पैसा आया है कि नहीं। तो मुझे आरटीआई में समझ आया कि वहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण होना था, जिसकी भवन समिति बैठक में प्रस्ताव पास हुआ, स्वीकृत हुआ, और पैसा भी निकले 7,77,00,000 मतलब पैसा आवंटित हुआ था 7,77,10,841। वो शब्द अभी मुझे याद है क्योंकि मैंने उस पर बहुत रिसर्च किया था। फिर उसके बाद मैंने देखा कि ये कैसे कैसे पास होता है। फिर मैंने देखा ईसी एक बैठक होती है, उसमें वो पैसा मतलब रोक दिया गया। फिर 2024 में फिर एक और आरटीआई लगाई मैंने, अभी की बता रहा हूँ। पहले मैंने 2019 के बारे में पता किया, फिर 2024 में लगाई, पास हुआ पैसा। वैसे ही भवन समिति बैठक में रखा, स्वीकृत हुआ, पास हुआ, ईसी में भी पास हुआ। लेकिन फिर दिक्कत यहाँ आ गई कि जहाँ हमारा ट्रैक बनना था 400 मीटर ट्रैक, वहाँ पर हेलीपैड्स बना दिए। हाँ, हेलीपैड बनाए और अक्षय कुमार जी वहाँ आके उतर गए। सेल्फी मूवी की शूटिंग हुई थी। हमें बड़ा दुख हुआ कि स्पोर्ट्स ग्राउंड पर आप ऐसे काम कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब यूनिवर्सिटी में आप बना ही नहीं सकते। पहली बात तो किसी के लिए, आप निजी व्यक्ति के लिए आप हेलीपैड कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल। तो वो एक यूनिवर्सिटी वो पढ़ने के लिए है, ना कि वहाँ फिल्म की शूटिंग होती है। वहीं हेलीपैड्स के ऊपर शादियाँ हो रही हैं प्राइवेट। बताइए। तो मतलब वो इतना बेकार चीज़ लगी। मैंने कहा इसके लिए लड़ना शुरू करना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड नहीं था जब मैं पढ़ाई करता था और स्पोर्ट्स भी खेलता था। तो मैंने कहा इसको कैसे इसको टैकल करें, कैसे हम इसके लिए लड़ें।
पहले तो मैंने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी पे एक पहली वीडियो बनाई जो बड़ी वायरल हुई थी, 3.5 लाख व्यूज़ आए थे उस पर। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ कैसे कैसे क्या करना चाहिए। फिर मैं कुछ संगठन के लोगों से मिला, मैंने जाना सीखा थोड़ा। तो देखिए जीवन में अपन लोगों से सीखते हैं, तो मैंने सीखा कि कैसे कैसे हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। संगठन जैसे ABP NSY बड़ी एक्टिव रहती है, उनसे मैंने सीखा। फिर मैंने कहा मेरे को अगर ये जंग जीतना है ना, यहाँ ट्रैक बनाना है ना, मेरे को पब्लिक चाहिए, मेरे को स्टूडेंट्स चाहिए। मैंने सोचा स्टूडेंट्स कैसे आएंगे। मैंने थोड़ा सा समझा उसको, और हर एक कॉलेज मैंने देखा कि इनकी रिसर्च, जैसे अब AI आ गया, रिसर्च कितनी आसान हो चुकी है, तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया। मैंने कहा स्टूडेंट्स को थोड़ा टारगेट करें ताकि स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े और हम इसके लिए लड़ाई करना शुरू करें। फिर मैंने RGPB को टारगेट किया, ओरिएंटल को, LNCT को, सभी कॉलेज को मैंने धीरे धीरे जब उनकी गलतियां निकालना शुरू किया कि हाँ ये चीज़ें गलत चल रही हैं। स्टूडेंट से जुड़ना भी शुरू किया, स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं। तो फिर हमने वहाँ प्रोटेस्ट करने शुरू किए। पहला प्रोटेस्ट हमने 7 जुलाई को किया। मैंने ये सोच के किया था कि 7 करोड़ का मामला है तो 7 जुलाई को करेंगे। प्रोटेस्ट बहुत अच्छा गया, हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। वो मेरा पहला प्रोटेस्ट था। तो हमें कुलपति जी ने बुलाया, रजिस्ट्रार जी ने बुलाया। उन्होंने कहा आपने जो डाटा लिया है बहुत सही डाटा है। पूछा कहाँ से मिला, मैंने RTI से निकाला था। तो उन्होंने हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए कि हाँ ट्रैक बनना शुरू हो जाएगा, आप 1 महीने का टाइम दीजिए। तो हमने फिर वेट किया, हमने उस आंदोलन को वहाँ समाप्त किया। फिर उसके बाद 1 महीने बाद हम वेट करते रहे। फिर एक न्यूज़ आई कि वहाँ पे हेलीपैड ही रहेगा। अच्छा। दैनिक भास्कर में। तो हम सभी लोगों के तो मतलब कान खड़े हो गए कि ये कैसे, हमने इतनी मेहनत करी और वहाँ जब तुमने हमें झूठा आश्वासन क्यों दिया, और झूठा नहीं लिखित में आश्वासन दिया प्रॉक्टर साहब ने। फिर हमने 10 फरवरी को फिर आंदोलन किया। आंदोलन हमने कुलपति जी के बाहर किया। बिल्कुल आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा था, पूरा डाटा भी था। उन्होंने जो अधिकारी होते हैं उनको बुलाया, उनसे बातचीत कराई कि हाँ बनेगा ऐसा करके, लेकिन हम मान नहीं रहे थे। हमारी जनता बहुत लोग हुए थे, बहुत स्टूडेंट्स भी थे, बहुत संगठन के लोग भी थे, तो भीड़ ज़्यादा थी, काबू हो नहीं रहे थे। वो आंदोलन हमारा थोड़ा सा बिगड़ गया मेरे ही गलत डिसीजन की वजह से। हाँ, हमारा डिसीजन ये था कि कुलपति जी के कार के सामने लेट जाना है और हम लेटे थे। तो उसमें माहौल थोड़ा ख़राब हो गया था और मैं अपनी गलती स्वीकार भी करता हूँ। उसके बाद हमें पुलिस उठा के ले गई, हमें डिटेन कर लिया गया, जिसमें से 14-15 पहले तो हमारे साथी हरसंग सिंह गोसाई को ले जा रहे थे वो लोग। तो मैंने कहा नहीं, एज अ लीडर मैं उसके साथ गया। तो हम 2 लोग गए थे, तो वहाँ आ गए 30-25 लोग बाक्सवनिया थाने के वहाँ पे। तो पुलिस थोड़ा गुस्साए हुए थी, सबको अंदर किया उन्होंने और बढ़िया बातचीत करी, और कम से कम उन्होंने 12-13 घंटे में हम 3 लोगों को छोड़ा था, बाकी सबको छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होने लगी थी, स्टूडेंट्स आने लगे थे और कई लोग जो परिचित अपरिचित थे वो भी आने लगे थे। तो वो आंदोलन तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। फिर उसके बाद हमने अभी रिसेंटली 2 महीने बाद फिर आंदोलन किया। हमें उस आंदोलन में भी आश्वासन मिला था 10 फरवरी के कि 2 महीने रुक जाइए। मैं उनसे एक ही बात कह रहा हूँ, सर आप पढ़े लिखे हो, 2 महीने बाद बारिश शुरू होगी, वो कैसे बनेगा ट्रैक? तो बन ही नहीं सकता, फिर तो बारिश में नहीं बन सकता ना। तो अभी फिर हमने आंदोलन किया और आंदोलन फिर भी करेंगे अगर नहीं होगा तो, लेकिन अभी हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। फिर हमने आंदोलन किया, हमने थोड़ा भीड़ को कम किया कि भाई भीड़ बेकाबू होती है। जो बात 4 व्यक्ति रख रहे हैं समझदारी से, वो क्वांटिटी नहीं, हमें इस बार क्वालिटी चाहिए थी। तो इस बार हमने क्वालिटी पे फोकस किया। कुछ अच्छे लोग थे, क्वांटिटी कभी-कभी चीज़ें बिगाड़ देती है, वो मुझे महसूस हुआ, और वो महसूस होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है। तो हमने कम लोगों को बोला, ज़्यादा लोगों को बोला ही नहीं, और वो आंदोलन भी बहुत अच्छा गया। रजिस्ट्रार जी उस वक्त तो हम भूख हड़ताल पे थे और हमने कहा तो जब तक बनेगा जब ही उठेंगे। लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ था, उसके पहले भी 2-3 आंदोलन हो चुके थे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ के रजिस्ट्रार जी ने रिक्वेस्ट की कि अमन प्लीज़
हम इसको करेंगे, जल्दी करेंगे, तुम जो चाहते हो वो जैसा चाहते हो वैसा। मैंने कहा सर आप साथ में खड़े होकर वीडियो बनाइए कि आश्वासन है और ये है और वो है। तो टीआई साहब भी बोलते क्यों, बारिश का मौसम था, तो टीआई साहब भी बोलते कि काहे के लिए तबीयत ख़राब करें, और उन्होंने बहुत अनुरोध किया था। तो हमने कहा चलिए ठीक है। तो उन्होंने 15 दिन का बोला था, तो आज लगभग 15-17 दिन हो गए हैं। आज एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है, क्योंकि उस टाइम पे कुलपति जी भी मतलब 2 महीने के लिए आए थे। अब नए कुलपति जी आए हैं तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। कल ही की न्यूज़ में आया है कि वहाँ हेलीपैड भी रहेगा और वहाँ पे ट्रैक भी बनेगा। लेकिन मुझे फिर भी आपत्ति है, लेकिन इससे अच्छी बात क्या है कि ट्रैक बन जाए, ये मेन चीज़ है। लेकिन अमन एक समय पे हम देखें बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी स्टेट की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, मतलब एमपी में ही नहीं अदर स्टेट में भी एमपी का नाम का बोलबाला था, एक समय था तब। लेकिन आज के समय जब हम बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी को देखते हैं तो लोग कहते हैं, सबसे पहले एक शब्द निकलता है, कहते हैं कि यार वो तो फर्जी यूनिवर्सिटी है जो है उसमें। तो ऐसा क्यों, क्या हुआ है कुछ सालों में जो उस यूनिवर्सिटी का इतना ज़्यादा नाम खराब हो गया? क्योंकि गवर्नमेंट की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी मानी जाती है, लेकिन फिर इतना कैसे उसका नाम खराब हो गया धीरे धीरे? मेरा ये मानना है लालच बहुत हो रहा है उस यूनिवर्सिटी में। मतलब कई ऐसे लोग हैं जो मेरे हिसाब से कम पर बहुत मतलब पता नहीं उन्हें कैसे जॉब मिली है। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा जिन्हें स्पेलिंग्स पढ़ते नहीं आता है, वो लोग उस यूनिवर्सिटी में हैं। और मैं कहीं ना कहीं इसके पीछे एक सरकार को मैं दोषी ठहराना चाहूँगा। देखिए भले मैं किसी सरकार से नहीं हूँ, किसी संगठन से नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात में खुलकर कहना चाहूँगा कि सरकार उचित तरीके से उस पर ध्यान नहीं दे रही है। जिस तरीके से उसको कमांड करना चाहिए वो सब चीज़ें नहीं हो रही है। इस वजह से करप्शन बढ़ रहा है। क्योंकि उसके तो एक रजिस्ट्रार कहते हैं कि उनकी नियुक्ति फर्जी थी, मतलब वो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे और आपने उनको रजिस्ट्रार बनाया। कई सारे शिक्षक, मैं अभी देखता हूँ आरटीआई किसी ने लगाई थी, उसमें मैंने देखा कई सारे शिक्षक ऐसे हैं जो एलिजिबल थे ही नहीं उसके लिए, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बताइए। बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि उसमें शिक्षक ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। 300 स्टूडेंट्स हैं, 300 स्टूडेंट्स में सिर्फ एक टीचर है, एचओडी है। टीचर नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, संचालक नहीं है, मतलब पूरा सर्कल देखा जाए गेस्ट फैकल्टीज हैं, आते हैं जाते हैं। अब गेस्ट अच्छा परमानेंट टीचर्स क्यों होते हैं? ताकि अच्छे से स्टूडेंट को समझे। 3 साल पढ़ रहा है स्टूडेंट, अब गेस्ट फैकल्टी पहले ही साल आ रहा है, अब दूसरे साल में सिलेक्शन हो जा रहा है, चले जा रहे हैं। हाँ, तो मैं भी जब एमएसडब्ल्यू में था वहाँ पर, तो पहले सेमेस्टर में किसी और ने पढ़ाया, सेकंड सेमेस्टर में कोई पढ़ा। अरे जब तक हम टीचर को समझ पा रहे या टीचर हमें समझ पा रहे, टीचर ही चेंज होता जा रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है। यही तो है, जब तक एक दूसरे को समझेंगे नहीं, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा मेरे छोटे भाई की ये समस्या है, उसको ऐसे टैकल करना है, तो कैसे उस शिक्षा को अपन आगे बढ़ा पाएंगे, कैसे उसे समझा पाएंगे? तो ये चीज़ें हैं। आप जब वहाँ गए थे, कौन सा एमपीपीसी भवन है ना, एमपीपीयूआरसी, हाँ एमपीपीयूआरसी भवन, तो क्या हुआ था उसमें, क्या इंसिडेंट था वो? देखिए एमपीपीयूआरसी के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है उसे कंट्रोल करने के लिए एमपीपीयूआरसी बना है। उसकी फीस रेगुलेशन कमेटी को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी अब मनमानी तरीके से फीस नहीं ले सकती, एक प्रपोजल होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक प्रपोजल रखती है सरकार को मान्यता देने के लिए कि हम इतनी फीस रखेंगे, उसे पास करता है एमपीपीयूआरसी। एमपीपीयूआरसी पूरा निरीक्षण करता है कि आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं, कितने टीचर्स हैं, क्या बेहतरीन बिल्डिंग्स हैं, क्या क्लासरूम्स हैं, कितने डिजिटल बोर्ड्स हैं, क्या पानी की व्यवस्था। उसके हिसाब से इन्होंने प्रपोजल दिया। मान लीजिए एक कोई भी कोर्स ले लीजिए, 50,000 फीस है। अब एमपीपीयूआरसी उसको चेक करेगा कि आप लायक हैं कि नहीं 50,000 के। चेक करेगा, पूरा एनालाइज करेगा और फिर एक डिसीजन देगा कि 50 नहीं, आपकी क्षमता 45 की है या 40 की है। तो वो एक फ़ीस को डिसाइड करता है कि आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो क्या हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग वो होता है? बिल्कुल, हर यूनिवर्सिटी एमपीपीयूआरसी कंट्रोल करती है और हर प्राइवेट कॉलेज को कंट्रोल करता है एएफआरसी, एडमिशन एंड फी रेगुलेशन कमेटी। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए एमपीपीयूआरसी और प्राइवेट कॉलेज के लिए एएफआरसी। ओके, तो फिर भी मतलब
कई सारे बच्चे जाते हैं कि स्टार्टिंग में एडमिशन के टाइम पे कुछ और फीस बता रहे हैं, फिर धीरे धीरे उनके एक्स्ट्रा चार्जेस इतने ज़्यादा बढ़ा देते हैं, या तो एग्ज़ाम फीस में बढ़ा देते हैं या करिकुलम एक्टिविटी के माध्यम से इतना बढ़ाते हैं, बच्चे कर ही नहीं पाते। तो फिर आप भी तो प्रोटेस्ट में ये ज़्यादा मुद्दे आपके आते होंगे। कई कॉलेज हैं जो AFRC जो डिसाइड करती है फीस, उससे कई गुना ज़्यादा ले रहे हैं। मैंने एक कॉलेज देखा था भाई साहब, आप हंसेंगे, कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहता, मैं नहीं चाहता कि आपके पॉडकास्ट पे कंट्रोवर्सी हो, मेरे पे तो मैं कुछ भी करता रहूं। कॉलेज बिल्कुल ऐसे छोटे से घर की तरह है, उसकी फीस डिसाइड की है 50,000, वो ले रहा है 1.5 2 लाख रुपए। मतलब इस तरीके से अंधा करप्शन मचा रखा है। अब सबसे बड़ी बात यह है, बच्चों को पता ही नहीं है। बच्चे तो यही सोचते हैं कॉलेज डिसाइड करता है फीस, कॉलेज यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करती फीस। नहीं भैया, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार डिसाइड करती है। सरकार ने अलग अलग बॉडीज बना रखी है कि इनकी फीस को कैसे कंट्रोल किया जाए। नहीं तो तुम तो बोलने लगो 1 करोड़ है फीस। तो ये दिक्कत है। एक यूनिवर्सिटी थी, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा मैं उसका, ये मैं तो अपने बेरागढ़ क्या बोलते हैं, शामपुर है, शामपुर के पहले एक झरखेड़ा करके एक जगह पड़ती है, वहाँ पर एक स्कूल है। तो उस स्कूल में कम से कम 3-4 साल एक कॉलेज उसके नाम पे चला, बिल्डिंग ही नहीं थी, उसकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा, एडमिशन हो गए, पेपर हो रहे प्रॉपर, और कोई बच्चा उसको लेके नहीं कर रहा। लेकिन बाद में किसी एक RTI एक्टिविस्ट है, भगवान सिंह राजपूत है, आपने भी नाम सुना, तो उन्होंने RTI लगाई, तब पता पड़ा कि आर्यभट्ट नाम है शायद, मैं भूल रहा हूँ उस यूनिवर्सिटी का। तो उन्होंने RTI लगाई, फिर पता पड़ा कि वो स्कूल की बिल्डिंग में ही चल रही है, कॉलेज की बिल्डिंग ही नहीं है। सही बात, मैं जिस कॉलेज की अभी बात कर रहा था वो भी सेम ऐसी ही कहानी है, एक बिल्डिंग में 2 कॉलेज चल रहे हैं। लेकिन अमन भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि मान के चलिए उसमें 1000 स्टूडेंट होंगे, 1000 स्टूडेंट में को अपने भविष्य की चिंता ही नहीं हो, कम से कम वो स्टूडेंट को तो कहना चाहिए। पता है, दोनों हम सोचते हैं ना कि या तो गवर्नमेंट है ऐसी या स्कूल वाले ऐसे, लेकिन हमारे बच्चे भी तो उसमें इन्वॉल्व, बिल्कुल वो भी तो ऐसे ही चाह रहे हैं। आजकल हम जिन्हें फर्जी डिग्री कहते, बच्चे ही तो चाहते हैं कि वो घर बैठे बैठे हमें डिग्रियां मिल जाए, है ना, वो खुद चाहते नहीं। आप देखो कितने सारे कॉलेजेस हैं जो रेगुलर डिग्रियां बांट रहे हैं, वो बच्चे एक दिन भी नहीं गए सिर्फ पेपर देने से लेके। मेरा ये मानना है, मेरा एक लॉ हमेशा मैं अपनी टीम को भी समझाता हूँ, जो साथ काम करते हैं उन सबको बताता हूँ कि 60 और 40 का रेशो होता है। स्टूडेंट 40% गलत है और कॉलेज 60% गलत है। क्योंकि अब देखिए, मैं कई बार लड़ता हूँ, स्टूडेंट्स के लिए लड़ता हूँ, सही के लिए लड़ता हूँ। कॉलेज पैसा वसूली करता है, यूनिवर्सिटी करती है, तो मैं उनके लिए लड़ता हूँ, लेकिन उनकी अटेंडेंस पूरी नहीं, बताइए, तो मुझे कमज़ोर होना पड़ता है। अब एक बात बताइए, आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, आप नियम ये भी कहते हैं कि आपकी अटेंडेंस 75% होनी चाहिए, आप बैठे हो 30% 40%, तो यूनिवर्सल रूल है कि आपकी 70% होना चाहिए। ये UGC कंट्रोल करता है, AFRC, तो ये कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स का भी मैं पूरा साथ देना चाहता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अपनी तरफ से भी गलत होते हैं, तो फिर कैसे उनका साथ दूँ। कई बार तो ऐसा भी होता होगा आपके साथ, जैसे आप कहीं स्टूडेंट के मुद्दे लेके गए और बैक स्टेज हो गए स्टूडेंट वहाँ जाके। बिल्कुल बिल्कुल, कई बार देखा है मैंने। पहले तो बड़ी हिम्मत में बोलेंगे कि यार भैया आपके साथ हैं, परमानेंट साथ हैं, आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। लेकिन जब मैं जाता हूँ, कॉलेज वाले जब दबाव डालते हैं स्टूडेंट्स पे कि तुम्हारी अटेंडेंस पूरी नहीं है, तुम्हें 4 साल यहीं रहना है, तुम्हारी मम्मी से बात कराओ, पापा से बात कराओ। अगर स्टूडेंट सही है अपनी तरफ से, अटेंडेंस पूरी हो, मतलब मम्मी पापा पे भी भरोसा होना चाहिए, ये सब सही है, तो वो लड़ता है। और कई लोग बैक हो जाते हैं, ये मैंने कई बार देखा। अटेंडेंस सबसे बड़ा मुद्दा है, अटेंडेंस पूरी नहीं है तो बच्चा 50-50 हज़ार रुपये अटेंडेंस का फाइन देता है। कई बार देखा है, पर डे का 100 रुपये लेते हैं कॉलेज में, जबकि ऐसा कोई रूल ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई भी है कॉलेज में जाता है तो उसे NEP पढ़ाना चाहिए सबसे पहले, तब से वो जाने तो एक स्टूडेंट के अधिकार क्या है, क्या रूल्स है, क्या नहीं है, किस यूनिवर्सिटी के क्या रूल्स होते, क्या नहीं होते। क्योंकि जब बच्चों को पता ही नहीं है उनके अधिकार,
तो फिर कैसे उसे पता हो, क्योंकि टीचर्स और कॉलेज में बहुत इजीली उनको डरा देते हैं, आपकी डिग्री में ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, फेल कर देंगे, कहीं पढ़ नहीं पाओगे। मैंने तो कई सारे वीडियोस ऐसे देखे हैं जिसमें टीचर ऐसा कह रहे हैं, अगर तुमने यूनिवर्सिटी के खिलाफ बोला तो तुम्हें रस्टिकेट कर देंगे और कहीं तुम एडमिशन नहीं ले पाओगे। एनईपी की बात कर रहे हैं आप। एनईपी में कितनी बार संशोधन हुआ है, होता ही रहता है। एनईपी बनाने वाला पता नहीं कैसे एनईपी बनाया, हर साल हर महीने उनके संशोधन हो रहे हैं। इसलिए एनईपी ऊपर स्टेज पर ठीक है कहने के लिए हमने नई शिक्षा नीति बनाई है, लेकिन नीचे उसका ना इम्प्लीमेंट हुआ है, ना स्टूडेंट्स को पता है उनके बारे में। और जैसे आपने एक बात कही कि स्टूडेंट्स डरते हैं, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हमारा मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में थोड़े से रिफॉर्म्स होना ज़रूरी है। स्कूली शिक्षा पर लॉ जैसा कोर्स ऐड होना बहुत मतलब मेरे हिसाब से अनिवार्य है। अगर हमें देखो लॉन्ग टर्म की बात करें 5, 6, 10 साल बाद अगर हमें युवा को यूथ को एक्टिव बनाना है, वो समझे कि करप्शन क्या है और वो क्या है, तो स्कूली शिक्षा में लॉ मतलब इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है। बेसिक लॉ तो उनको सिखाना ही चाहिए भाई। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, मैं कहता हूँ कॉलेज में जाके एप्लीकेशन दो, कोई भी प्रॉब्लम है XYZ, एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन दे के आ जाएंगे, रिसीविंग लेंगे ही नहीं। अब जब हम जाते हैं उनके लिए लड़ने के लिए तो कहते हैं हमसे तो इनने बोला ही नहीं, एप्लीकेशन दिया है उसने, लेकिन तुम्हारे पास क्या प्रूफ है तुमने एप्लीकेशन दिया है। रिसीविंग लेना तो बहुत जरूरी है। ये तो बेसिक लॉ कहता है कि भाई आपको पता होना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप वहाँ गए थे। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, जो 5th क्लास से जैसे सब्जेक्ट हैं साइंस, सोशियोलॉजी और ये सब, उसमें एक छोटा सा लॉ की छोटी सी किताब छोटा पढ़ाए स्टूडेंट्स को ताकि एक्टिव हो पाए, उससे ही तो करप्शन खत्म होगा। ये तो, लेकिन आप करप्शन की जब हम बात करते हैं तो NCERT कहता है कि भाई जो हमारी किताबें हैं वो 65 रुपये से लेकर 150 तक आती है, हाईएस्ट 150, मान के चलिए 200 तक उसकी किताबें। तो मान के चलिए एक 1st क्लास से लेकर 8th क्लास का सिलेबस NCERT के अकॉर्डिंग 800 से 1000 के अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आज पेरेंट्स सिलेबस लेने जाते हैं, उसको 8000 से 10000 15000 तक बिल्कुल सिलेबस निकल जाता है। आप सोचो, मतलब केवल डॉक्यूमेंटेशन के आधार है। अब NCERT ने कहा कि भैया हमने बना दिया नियम कि हर एक प्राइवेट स्कूल्स में भी यही किताबें चलेंगी, लेकिन कहाँ चली? भोपाल के आप एक भी स्कूल में देख लीजिए, अगर किसी भी स्कूल में NCERT के अकॉर्डिंग वो किताबें चल रही हो, फिर वो अलग अलग पब्लिशर्स की उसकी कितनी महंगी किताबें आप देखो। अब इसमें दिक्कत ये है कि जो NCERT ने नियम तो बनाया है, नियम पता किसको है? ये भी है, कौन पढ़ रहा है नियम? पढ़ाने वाला भी तो हो कोई नियम। हम वो काम कर रहे हैं, जितना होगा हमसे वो कर रहे हैं, लेकिन उसको एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक इंस्ट्रक्शन फॉर्म होना चाहिए कि भाई तुम ये बताओ। अब उसी को NCERT को ही हम कई बार देखते हैं कि प्राइवेट दुकानों पर उसको महंगा करके बेचते हैं। कौन आवाज़ उठाएगा उस पर? क्योंकि उन्हें नियम ही नहीं पता है। हमें अच्छा, मैं काम कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, जब मुझे नियम ही नहीं पता होंगे तो मैं कैसे काम कर पाऊँगा? वही ना। और कोई सी स्कूल हुआ वो कभी ये कह नहीं सकता कि इस स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो किस शॉप पे मिलेगी, लेकिन कहते हैं कि 7 नंबर। इसका जो पूरा सिलेबस है वो 8 नंबर शॉप पे मिलेगा। और आश्चर्य की बात पता है अमन भाई, ये है कि वो किताबें किसी और दुकान पे उसके अलावा मिलती ही नहीं है। आप परेशान हो जाओगे ढूंढ के, और आप जाओगे वो पर्चा और गट्ठा बना हो रखा होगा पूरा सिलेबस का, और आप जाओगे आपको उठा के बिल्कुल। अब सोचिए कितना कमीशन खोरी चल रही है। इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, एक ग्रैब करना मार्केट को पूरा, कि हमारा एक टाउन है, एक ही दुकान पे मिल सकता है, और स्कूल का बढ़िया कमीशन है वहाँ पे कि भाई हम आपके पास पहुँचा देंगे, वहाँ से सामान लीजिएगा। यही चल रहा है। लेकिन ये सब तो जिला शिक्षा अधिकारी के अंडर का आता है, तो वो क्यों नहीं इसके ऊपर कार्रवाई करता है? इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जिला शिक्षा अधिकारी के पास एक कंप्लेन लेके जा कौन रहा है? जा ही नहीं रहे। मैं इसी में जिला शिक्षा अधिकारी है, चलिए शिक्षा व्यवस्था को संभालते हैं। मार्केटिंग जैसे नियम है, नियम जिला शिक्षा अधिकारी को पूरे पता है, एक अपनी टीम बनाए, उसको भी तो मतलब लोगों तक पहुँचाए, नियम भी तो बताए। जिला शिक्षा अधिकारी का काम सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ये कंट्रोल कर लिया, वो कंट्रोल कर लिया। भाई पेरेंट्स तक वो चीज़ें जानी भी तो चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई NCERT इतने की मिलती है, इससे ज़्यादा का अगर आप खरीदोगे या बेच रहा है कोई,
तो आप जाके कंप्लेन कीजिए, उस पर चालान बनेगा। तो ये सब मुझे लगता है कि जिला शिक्षा अधिकारी की एक ड्यूटी होनी चाहिए, इसको स्प्रेड करें। अच्छा, कई बार स्कूल के जो बच्चों के साथ एक चीज़ होती है कि अगर वो फीस नहीं भर पाए तो उन्हें एग्ज़ाम नहीं देनी जाता, ऐसा कुछ रूल में है क्या कि भैया अगर फ़ीस नहीं हो पाई, क्योंकि गवर्नमेंट तो कहती है कि हर बच्चे को भले वो फ़ीस जमा नहीं कर पाया, भले लेट फ़ीस कर देगा, लेकिन उसको अधिकार है। लेकिन कई सारे स्कूल्स में उनको बैठने नहीं दिया जाता। आपके साथ भी ऐसे कई सारे मामले आते होंगे। उसका एक बीच का रास्ता निकाला था सरकार ने एफिडेविट करके, कि जैसे अगर कोई बच्चा फीस नहीं जमा कर पा रहा है स्कूल में या कॉलेज में, तो आप आए कॉलेज में, आप उनसे बात करें, क्योंकि सरकार का दायित्व ये भी बनता है कि अगर कोई स्कूल चला रहा है तो उसका भी ध्यान रखना है, स्टूडेंट है उसका भी ध्यान रखना है। तो एफिडेविट एक रास्ता है शायद अभी भी, कि आप एफिडेविट जमा करें, टाइम ड्यूरेशन बताएं या चेक के माध्यम से, तो आप नहीं रोक सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि अगर एग्ज़ाम अगर आप नहीं दे पाओगे तो सालों खराब होंगे। तो पैसे के लिए थोड़ा टाइम ड्यूरेशन देती है सरकार, मुझे ऐसा लगता है। जब हम छोटे थे, मतलब हमारे भैया लोग पढ़ते थे, तो वहाँ पे हम लोग शिशु मंदिर स्कूल से पढ़े हैं, तो वहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि सिलेबस चेंज नहीं होता था। तो जो सिलेबस मेरे भैया ने पढ़ा वही किताबें उनसे फिर छोटे वाले भैया ने पढ़ा, या फिर हम गांव में दे दिया करते थे। आज हर साल सिलेबस चेंज हो रहा है। बिल्कुल, कम से कम उसे 3 साल तो रखिए, कम से कम वो किताबें किसी और के काम आ जाए, वो किसी और, हर साल नया सिलेबस आ जाता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ है? टीचर्स को आती है। अब कोई भी टीचर है, उसने उस सिलेबस को पढ़ा, उसको समझा, अब अगले साल फिर सिलेबस चेंज हो गया। टीचर को भी दिक्कत, स्टूडेंट को भी। मतलब आप सोचिए, इसमें हर जगह मतलब बहुत शिक्षा व्यवस्था जो भारत की है बहुत गड़बड़ है। बिल्कुल। हाँ। और अभी मैं आपको बताऊं, ये पॉइंट तो आपने बहुत सही रखा। अभी जिस स्थिति में हम हैं, एआई जिस तरीके से बढ़ रहा है आगे, अगर हमने हमारी शिक्षा नीति में एआई के बारे में बहुत नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर हमने एआई को और लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो हम काफ़ी देशों से काफ़ी पीछे हो जाएंगे। क्योंकि एआई जिस स्पीड से बढ़ रहा है, मतलब कोई एआई एडिटर्स की जॉब खा गया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया अभी कि जो लॉयर्स हैं, अब जो आवेदन बनते हैं, जो मतलब ऑफिसेज में देते हैं, उनको आप एआई से जनरेट करा सकते हो। तो मतलब कितनी बड़ी बात है ये तो। लेकिन एक चीज़ ये है, मेरे बहुत अच्छी चीज़ मुझे गवर्नमेंट की लगी कि मोहन यादव जी के आने के बाद डिजिटल रेवोल्यूशन आया है गवर्नमेंट स्कूल्स में। आप देखोगे बोर्ड्स पे बच्चों को पढ़ाने लगे डिजिटल अटेंडेंस, लेकिन हाँ कहीं हर जगह वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन उनके आने के बाद थोड़ा डिजिटलाइजेशन हुआ, एआई पे वो अच्छा काम कर रहे हैं आजकल। काफ़ी स्कूल में उन्होंने कादू कैबिनेट में कहा भी है। सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वहाँ पर हुआ ये जो सीएम राइज स्कूल बने थे, जिसको अभी मोहन यादव जी ने नाम बदल के संदीपनी नाम चेंज कर दिया। खैर मोहन यादव जी को तो एक अवार्ड भी देना चाहिए इस नाम बदलने में। जहाँ नाम बदल रहे, हालांकि खैर कई जगहों के नाम, बरकतुल्लाह का नाम बदला। लेकिन मैं एक चीज़ से बड़ा खुश हूँ, उन्होंने कई जगहों के नाम ऐसे बदले हैं जहाँ बदलना चाहिए। जैसे हम इस्लाम नगर जाते थे, वहाँ हमें पता ही नहीं था कि वो हमारे कल्चर्स की विरासतें हैं वो वहाँ पर। जैसे इस्लाम नगर हो गया है ना, उसी का नाम अभी कुछ और, क्या नाम बदला है उस जगह का नाम? मुझे उसके बारे में जानकारी। उसका नाम करा है उन्होंने जगदीशपुर। अच्छा, हाँ जगदीशपुर करा है। वहाँ का एक लंबा चौड़ा इतिहास रियासत रही है। उसके बारे में जब हम लोग गए तो वहाँ के जाना, तो कुछ जगहों पर उन्होंने नाम में बहुत अच्छी चीज़ की। जैसे हमारा गांव है बिरगढ़ के आगे फंदा, तो फंदा क्या नाम है? अब हमें शर्म आ जाएगी कि फंदा से है, मतलब एक थोड़ा ऑकवर्ड सा नाम है। तो उन्होंने हमारे गाँव में एक मठ है, हरिहर मठ, तो वो कई सारे जैसे सिखों को ले लो, हिंदुओं को ले लो, जैन, सबके मिक्स धर्म को लेके वो मठ बना हुआ है हर तरीके का। तो उसको हरिहर नगर कर दिया उसके नाम पे। तो ऐसा ठीक है, अच्छा लगा, इस तरह के नाम होना चाहिए। और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हुए जो उनके नाम पे रखा, तो हाँ ये मोहन यादव जी ने ठीक है, कई जगहों पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर रहे हैं नाम बदलने का, लेकिन अति में भी नाम बदलना, जैसे बरकतुल्लाह जी जो थे स्वतंत्रता सेनानी, पहले प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, वो आजाद जब भारत नहीं हुआ था, तो उनका नाम बदलने की क्या जरूरत थी? क्यों इतने आंदोलन कराना है? और मुझे लगता है कि बरकतुल्लाह नाम बदलने से उसकी शिक्षा व्यवस्था थोड़ी बदलिए ना, शिक्षा व्यवस्था लाइए ना वहाँ पे टीचर।
वहाँ टीचर ही नहीं है, वहाँ ट्रैक ही नहीं है, वहाँ जो मेन चीज़ें हैं वो ही नहीं है, तो आप नाम कुछ भी रख लीजिए। मैं एज अ स्टूडेंट मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या नाम रखेंगे, हमारी मार्कशीट चेंज हो जाएगी बस। मुझे फ़र्क किस चीज़ से पड़ेगा, मेरे पास अच्छा टीचर हो, मेरे पास बेहतर व्यवस्था हो, बस यही उसको कम से कम आप BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, IIMC ऐसा बनाइए ना, ताकि बच्चे भी आए उससे दूर दूर पढ़े। वैसे उसकी हॉस्टल की आप हालत देखो, क्या हालत है। सही बरकतुल्लाह कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उससे कितने कॉलेज एफिलिएटेड हैं। अगर जो मेन मुख्य आधार है जिससे इतने सारे कॉलेज चल रहे हैं, वहाँ इतनी सारी अनियमितताएं हैं, आप उस पे ध्यान ना देते हुए नाम बदलने पे ध्यान देते हैं, तो मेरे हिसाब से तो चाहे वो कोई भी सरकार हो, ये बेवकूफ़ी है। वही जैसे हम आज कहते हैं कि हम डिजिटल के दौर है, चलो डिजिटल का दौर चल रहा है सब दूर, वहाँ पे सबसे कम से कम उसकी वेबसाइट ही वो थोड़ा ठीक कर वेबसाइट पे लिखा है 400 मीटर ट्रैक बन चुका है, इस पे भी मैंने बड़ी आपत्ति। वेबसाइट ही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन की स्पेलिंग गलत है उस पे, तो मतलब क्या आप नाम चेंज कर रहे हैं, पहले तो व्यवस्था सुधार कीजिए। और एग्ज़ाम का व्यू में कोई शेड्यूल नहीं है कि कब हो रहे हैं। अभी देखिए सब यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हो गए हैं लगभग, BU के अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। और एक चीज़ और है उसमें, जैसे जो डिग्रियां हैं, 2 साल की डिग्री 3 साल में हो रही है, 3.5 साल में हो रही है, एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे चीज़ कि आजकल हम सोचते हैं कि सब डाटा डिजिटल रहे, अब वो चलो डिजिटल मार्कशीट किसी की डाल भी रहे, वो 1 साल 2 साल के बाद उसको डिलीट कर दे रहे हैं वहाँ से। अब बताइए तो वही नाम क्यों चेंज करना है, ये सिस्टम चेंज कीजिए। हाँ, सिस्टम बदलिए पहले तो, वो बहुत ज़रूरी है उन चीज़ों का। MP में जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, पटवारी भर्ती हुई थी, उसमें भी एक घोटाला हुआ था। उसमें क्या हुआ था, एक कोई MLA था तो उनका ही कॉलेज था, तो उनके कॉलेज से एक ही कॉलेज से 7 बच्चे, जहाँ सेंटर था 7-8 बच्चे पटवारी में सिलेक्ट हो गए थे, सबके एक जैसे नंबर आ गए थे। अब सोचो कैसे पॉसिबल है कि एक ही सेंटर के 7 बच्चे टॉप में एक ही उसमें आ जाए। उनको सीढ़ी भी तो नहीं थी फिर। हाँ नहीं वो एक अलग। और जब उस बच्ची से वहाँ पे पूछे गए सवाल, वो बेसिक्स चीज़ों के भी जवाब नहीं दे पाई थी वहाँ पर। हालांकि तो ये तो है, मेरे हिसाब से एक पॉलिटिकल पार्टी चल रही है। हाँ, तो कहीं से ना कहीं तो फंडिंग निकालेंगे। वो गलत तरीका है, बहुत गलत तरीका, लेकिन अब हम आम जनता है, इसके बारे में बातचीत ही कर सकते हैं। सही बात है, लेकिन खैर हम सोचते हैं कि पॉलिटिकल बदलेंगी, पार्टीज दूसरी आएंगी, वो अच्छा काम, लेकिन वो भी वही करने लगती है जो पुरानी पार्टियां करी, पुराने पॉलिटिशियंस नहीं करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम पॉलिटिशियन से तो ज़्यादा बदलाव का वो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सोसाइटी से ज़रूर उम्मीद की जा सकती है कि वो। मैं दोनों साइड बैठता हूँ, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, तो अच्छे लेवल पे बातचीत होती है, मतलब जो हाई लेवल पर है। मैं आपको बताऊँ, ऊपर सब समान है, सब चाहे A हो चाहे B हो, सब समान है, सबकी कूटनीतियाँ बिल्कुल, सबकी कूटनीतियाँ सेम है, कैसे पैसा निकालना, कैसे क्या। हमें मध्य प्रदेश में देखा जाए तीसरे विकल्प की आशा है, तीसरा विकल्प हमारे पास है नहीं। हाँ ये तो है, तीसरा विकल्प होना चाहिए हमारे पास। अब देखते हैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बनती है। हाँ लेकिन हम तो सोचते हैं कि जो भी, अब आप सोचो कितने सारे शिक्षा मंत्री हमारे मध्य प्रदेश में रहे। अब आप चलो, नीट का एक बड़ा मुद्दा रहा, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, तो आपको क्या लगता है कि उनके इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मेरे को पहले भी मैं इसका समर्थन नहीं करता था। सिर्फ इस्तीफा नहीं चाहिए, सिस्टम सुधार चाहिए। अब देखिए, आपने चलिए उनको बदल दिया, दूसरे आ गए, वो भी बीजेपी से ही है। हमें कुछ ऐसा एजुकेशन सिस्टम में, ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर चाहिए जो दूरदर्शी हो, जो फ्यूचर की सोचे। हम फ्यूचर की बात ही नहीं कर रहे हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। एजुकेशन ही छोड़िए, हर चीज़ में हम बात कर रहे हैं कि नाथूराम गौडसे ने सही किया, हम बात कर रहे हैं कि गांधी जी ने गलत किया, ये किया वो किया। अरे भाई, चला गया जमाना। हिस्ट्री पे ज़्यादा डिबेट्स करते हैं हिस्ट्री लोग, पे ज़्यादा डिबेट्स। हमें फ्यूचर की बात करनी। हमें ये बताओ कि 5 साल बाद हम किस स्थिति में होंगे। सही बात। 5 साल बाद हमारा क्या एवोल्यूशन होगा, हमारी शिक्षा व्यवस्था में हम कैसे सुधार करेंगे। हमारा देश भूतकाल में बहस कर रहा है, कांग्रेस बीजेपी वो ही कर रही है। कांग्रेस कहती है हमने अच्छा किया, वो कहते क्या मतलब रखा है उन सब चीज़ों से। आप ये बोलो कि 5 साल में हम ये करेंगे, हम आपको चुनते हैं?
और आधा तो देश ये फ्री की रेवड़ियों ने बर्बाद कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल आधे मतलब जैसे एक ये चीज़, दूसरा रिजर्वेशन में ठीक है चाहिए लोगों को कहीं कहीं, लेकिन वो उसके आकलन पे ना हो, वो एजुकेशन में ऐसा मिले कि हाँ व्यक्ति कमज़ोर है, लेकिन शिक्षा में तो रिजर्वेशन मोहम्मद भाई मुझे लगता है कि वहाँ नहीं होना चाहिए। हाँ। अब मान के चलिए मैं SC/ST से हूँ मान लीजिए, तो मैं वही चीज़ 40 नंबर पे पा रहा हूँ, आप 80 पे भी नहीं पा रहे हो, तो ये तो अन्याय है ना बिल्कुल के साथ। इसमें दिक्कत ये है भाई साहब कि लोग एक प्रायिकता होती है, लोग बोलते हैं 100% ख़त्म कर दो रिजर्वेशन, या तो लोग बोलेंगे बिल्कुल ख़त्म नहीं होना। इसमें संशोधन की ज़रूरत है, मुझे भी लगता है ज़रूरत, क्योंकि अब कई लोगों के पास पैसा है, ST SC हो चाहे OBC, मैं OBC से आता हूँ, पैसा है उन लोगों के पास, फिर भी उन्हें अगर उनसे, लेकिन एक चीज़ ये भी पॉइंट हमें रखना होगा कि रिजर्वेशन सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन को देख के नहीं है, छुआछूत की वजह से है। कई IAS ऑफिसर भी देखे हैं हमने जिन्होंने मतलब सुसाइड किया। आपके चैनल पे दिक्कत तो नहीं आएगी ना इसमें? नहीं हाँ किया ना, सुसाइड किया उन्होंने IAS बनकर इतने बड़े ओहदे पर। तो हमें ये भी सोच में रख के कि भाई रिजर्वेशन इसके लिए नहीं है, फाइनेंशियल के लिए नहीं है, ये छुआछूत के लिए है। आप कभी जाइए, आप नॉर्मल निकलिए भोपाल जैसे क्षेत्र में, आप रूम ढूंढिए, आपसे आपकी जात जरूर पूछी जाएगी, किस जाति के हो भाई। सच में मैंने रिजर्वेशन इसके लिए है। ढूंढते हैं, पूछते हैं लोग। आप भोपाल में हमने भी हमारे लिए ढूंढा, हमारे दोस्तों के लिए पूछते हैं भैया कौन जात हो, किस बरादरी के हो। बिल्कुल, तो रिजर्वेशन जो हटाना चाहते हैं उनको भी सोचने की जरूरत है कि रिजर्वेशन इसके लिए है, और जो बिल्कुल उसका पूर्णतः समर्थन कर रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के कई बच्चे हैं जो इस चीज़ से परेशान है कि भाई उनका ऐसे में हो जा रहा है, ऐसे में हो जा रहा है। दोनों पक्षों को समझने की ज़रूरत है, और हम तो OBC वाले तो हम तो दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए। अच्छा, रिजर्वेशन हुआ या कास्ट सिस्टम, ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिवलेंट हो गया आज के टाइम में, ठीक है। आधे लोगों का मानना है कि इनको रिजर्वेशन मिल रहा है, हम इसलिए इनसे बात, क्योंकि हमारा जो अधिकार है इन लोगों ने छीन लिया। कईयों को ये लगता है कि ये हमसे, ये बड़े लोग हैं, हमसे छुआछूत करते हैं, ये हमें उस लायक नहीं मानते, इसलिए हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो इसका बीच का कैसे चीज़ें निकल के आएंगी कि भैया लोगों को, जैसे हम मानते हैं UCC हुआ एक समान नागरिकता, तो कास्ट सिस्टम हुआ, रिजर्वेशन हुआ, इसमें समान अधिकार कैसे मिलेगा लोगों को? इसमें तो बहुत ज़्यादा पढ़ने क्या आप इस बारे में सोचते हो कि ये लोगों ने कह दिया कि भैया ब्राह्मणवाद खत्म कर देना चाहिए, इससे कास्ट पीछे से नाम हटा लेना चाहिए, इससे क्या इससे सब चीज़ें खत्म हो जाएगी? क्या इससे चीज़ें नॉर्मलाइज हो पाएगी? अगर अपन ग्रामीण क्षेत्र पे देखें तो अगर ये नाम मतलब ये जो सरनेम चेंज करने की आप बात कर रहे हैं, इससे तो मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। और अभी जो मेरे हिसाब से भेदभाव हो रहा है, अब पहले अपन देखते थे अहिरवार कौन है, अपन देखते थे नीची कास्ट का कौन है, मतलब जो उनके कुछ टर्म्स होते थे, मैं तो इन सब में नहीं जानता हूँ ज़्यादा। लेकिन अब क्या देखते हैं, ST SC का कौन है, OBC का कौन है। इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है ये ज़्यादा जो चीज़ें ऐसी बनी हैं, एक तो ये हमारे फॉर्म पे मांगते हैं किससे हो तुम, OBC से हो, है ना। मतलब ये देखो गवर्नमेंट ने ऑथेंटिक कर दिया ना इसको। कौन जात हो, अच्छा नीची जात का हो गया, OBC अच्छा बीच में था, और जनरल का हो गया अच्छा है तो ऊपर, ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से गवर्नमेंट ने कर दिया। लेकिन ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो ऐसे थी कि साहब कोई आदमी अगर कुमार का काम करना चाह रहा है तो कुमार बन गया, ठीक है। अब देखो ये कास्ट सिस्टम तो धीरे धीरे अंग्रेजों के थोपी गई है ना, कि ये SC ST में आ गई, OBC में आ गई, जनरल में आ गई, ये सारी चीज़ें। सरकार को तो कुछ बदलना चाहिए ना, कुछ चीज़ें जो अंग्रेज हमारे ऊपर थोप गए वही हम सब चीज़ें चला रहे, वही सारी चीज़ें चल रही, इसमें तो बदलाव आना चाहिए ना। जो ब्राह्मण है वो खुद कहता है कि आदमी ऐसे नहीं होता है कि वो जन्म हुआ, वो अपने कर्म से वो हो रहा है। क्षत्रिय है वो अपने कर्म से हो रहा है, मैं जो कर्म करूँगा, मैं मुझे जो क्षत्रिय बना है ना, तो वो उन्होंने युद्ध लड़े, लड़ाई की। और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो निचले स्तर के रहे, मतलब निचले स्तर के तो ऐसे सब नहीं यूज़ करना चाहिए, है ना, जिसे आज SC ST में कह दिया, वो भी तो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो भी तो लड़े। लेकिन आपने उनको ये कह दिया कि नहीं भैया वो तो SC ST के थे, वो भी तो एक क्षत्रिय थे, वो भी के योद्धा थे कर्म से। कई सारे ऐसे लोग बहुत विद्वान रहे SC ST में है, वो भी तो ब्राह्मण की उपाधि पा रहे हैं। बात ये आती है भाई साहब, जैसे एक वो होती है टर्म कि धर्म को लोग मानते हैं, जानते नहीं। धर्म जानने की चीज़ है। अब वो कहते हैं धर्म कहते हैं, धर्म कहता है कि जो कर्म करेगा वो उसके हिसाब से डिवाइड होगा।
लेकिन वो अप्लाई ही नहीं कर रहा है कोई। धर्म मान रहे हैं, पूज रहे हैं सब कुछ, लेकिन उसको अप्लाई ही नहीं कर रहा है कोई। अब जो बेचारा IAS पढ़ लिख के बना, वो छतरी में आना चाहिए, फिर उसके साथ छुआछूत क्यों हो रहा है? तुम तो धार्मिक आदमी हो, तुम तो धर्म का फिर तो उल्लंघन है ये। तुम्हारी किताबों में यही लिखा है ना भाई, सब मानते हैं, सब एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ 3-4 वर्ण है और इसके हिसाब से ही होगी। लेकिन जब बात आ जाती है ना भाई तू नीची कास्ट का है तो हम नहीं पियेंगे तेरे गिलास में पानी, और वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। आज भी आप इधर के कई सारे आप स्टेट जाओगे, रीवा, सतना, और इधर इतना ज़्यादा कई सारी चीज़ों में कास्ट सिस्टम है साहब। अगर कोई मिनिस्टर भी चला गया हो ना और वो SC ST का होगा तो उसे पानी की नहीं पूछेंगे। ऐसा है उधर। आप मैं कई सारी जगह हूँ, लेकिन मैं हालांकि चुनाव आता है तो पानी हाँ, पी पानी लेते हैं। अरे साहब बर्तन धो लेते हैं वहाँ जाके, मैं बता रहा हूँ। हाँ, वो नाली में उतर के उन सड़कों पे चले जाते हैं। लेकिन मैं अगर हम कहें कि लोग जिन्हें कहते हैं कि भैया SC ST के, मैं वहाँ रहा हूँ उन लोगों के साथ, मैंने बढ़िया खाना वाना कई महीनों रहा हूँ मैं उन लोगों के बीच में। वो भी हमारी तरह इंसान ही है साहब, ठीक है। जिस बर्तन में उन्होंने खाया उसमें ही हमने खाया, तो इवन साथ में भी खाया। क्या भेदभाव, क्या उसमें कौन सा हमें अछूत हो गया? बिल्कुल है ना। इसको ये दिक्कत क्या है, लोगों की थोड़ी सी मानसिकता है। वो भारत में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हमें कुछ नहीं, केवल अवेयरनेस की ज़रूरत है। लोगों को अवेयर करना, उन्हें जागरूक करना। भारत को कुछ और नहीं चाहिए, भारत के लोग बस यहाँ थोड़ा है कि भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, उन्हें दूर करना है, लोगों तक मतलब अवेयरनेस फैलानी है, बस जागरूकता, बस वो ठीक से हो जाए तो सब जान जाए। मैं आपको एक बात कहना चाहूँ, आपको क्या सुधारना है? आपको छुआछूत हटानी है, आपको देश में साफ सफाई करानी है, आपको देश में महिलाओं को इक्वालिटी देनी है, आप एजुकेशन पे काम करो। जिस दिन आपने एजुकेशन पे काम कर लिया, 1 पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 5 पीढ़ी के अंदर सब ठीक हो सकता है। सब ठीक हो सकता है। आप करो ना एजुकेशन पे काम। आप कितना ही अच्छा, चलिए आप भोपाल में कर रहे हैं, एजुकेशन है, एजुकेटेड लोग हैं, नहीं कर रहे हैं छुआछूत, गाँव साइड जाइए, आपके ही परिवार में देखिए, मेरे ही परिवार में देखिए। तो ये क्या है, एजुकेशन की कमी के कारण ये चीज़ें हो रही हैं। आप एक बार एजुकेशन अच्छे से रिफॉर्म कीजिए, ये सब चीज़ें सोचिए कि कैसे छुआछूत को हटाया जाए। बस एजुकेशन, इन सब का समाधान सिर्फ एजुकेशन है, कुछ नहीं तो है। लेकिन ऐसा मैं आपको सही बताऊँ, एजुकेशन है ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में आजकल के बच्चे पढ़ी नहीं है, सब पढ़ी हैं। महामारी एक बड़ा मुद्दा है आज के समय में, फिर भी वो एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, फिर भी उन्हें एक कोने में एक साइड बैठा दिया जाता है वही खाने पे। आज भी मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं, हमारा घर हो, गांव हो, बड़े से बड़े घर पे मैंने देखा है कि पीरियड्स वाला दौर आता है, उसे अछूत जैसा व्यवहार होता है, एक कमरे में एक साइड बिठा दिया जाता है। मतलब इवन जैसे मैंने तो देखा है कि आप जैसे वो आसन उन्होंने यूज़ करा है, आप उस पर चढ़ गए तो आप अछूत हो गए। मुझे बताइए, आप ही की बहन है ना, पीरियड्स का दौर है, आप उसके बिस्तर पे आप जाके खड़े हो गए या वहाँ से तो आप धुले जाएंगे। हाँ, तो बिल्कुल सारी चीज़ें, मतलब आप उसके साथ बैठ नहीं सकते बगल में, है ना, बातें नहीं कर सकते वहाँ पर। तो बहुत लोगों में इस तरह की मानसिकता फैली है कि मैं क्या बताऊँ। ये थोड़ा सा मैं इसको एवोल्यूशन के उस पर भी देखूंगा कि पहले ऐसा नहीं था, पहले के लोग शिक्षित नहीं थे, कुछ लोग शिक्षित थे। तो जब ये मासिक चक्र आता था महिलाओं को, तो उनको रेस्ट के लिए बोला जाता था कि आप जब तक ये है आप रेस्ट कीजिए। लेकिन गलत डायरेक्शन में लोग लेते जाते हैं, हर चीज को गलत डायरेक्शन में लिया गया है। जैसे जैसे समय बीतता गया है, उसको गलत ही डायरेक्शन में लेते गए हैं लोग। ये चीज़ बहुत गलत है, उसमें भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, और धीरे धीरे कम भी हो रहा है मेरे हिसाब से, चीज़ें धीरे धीरे लोग अब अवेयर हो रहे हैं। लेकिन लोगों को एक चीज़ और, जहाँ ये सब चीज़ हम ग्रामीण परिवेश की हम बात करते हैं तो हमारी वेशभूषा पर भी बात आती है, हमारी कल्चर पे भी, संस्कृति पे भी बात आती है। लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन वो वेस्टर्न कल्चर को ऐसे फॉलो कर रहे हैं कि जो इंडिया का जो कल्चर है, साड़ी पहनना या कुर्ते पजामा जो हम पहनते, बहुत पिछड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, आज फॉरेन में इस कल्चर को लोग फॉलो करते हैं। वो मान रहे हैं कि ये सबसे वेस्ट कल्चर है, सबसे प्राचीन है। इस कल्चर के कपड़े पहनने का अपने आप में एक महत्व है, लोग समझ रहे। लेकिन हमारे यहाँ लोग उस कल्चर को नहीं समझ रहे, सोचते कि यार बहुत प्राचीन हो, साड़ी कौन पहनता है आज के समय में, है ना।
तो लोग फिर मतलब महिलाओं का भी हम देखें तो फिर वो कहते थे कि यार हम तो पहनेंगे ऐसे, वो आपकी मानसिकता है ऐसी है ना, इस तरह की चीज़ें आ जाती है। फिर लोग अपना डिफेम करते हैं इसको। तो लोग मतलब शिक्षित हैं लेकिन वो अवेयर नहीं है ना। फिर दोनों चीज़ें अगर पहले साथ में चले कि व्यक्ति शिक्षित भी है लेकिन वो अवेयर नहीं है ना। अब जैसे बच्चे शिक्षित हो रहे हैं लेकिन वो अवेयर नहीं है ना, उनके अधिकार क्या है, उन्हें किताब स्कूल से मिलना चाहिए, वो अवेयर नहीं है, वो जाके दुकान पे खरीद रहे हैं, छोटी सी बात है। मतलब ये लोग समझ नहीं पा रहे। चलिए हम आगे वाली बात पे आते हैं। बिल्कुल, नीट का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है ना, इस्तीफा भी हो गए, सारी चीज़ हो गई, लेकिन जिस तरीके से बच्चे वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सही था क्या? जिस तरीके से की भाषा का, जिस तरीके का साइन का वो उपयोग कर रहे थे, जिस तरीके के शब्द उनके बोर्ड पे लिखे थे, क्या वो सही थे? क्या भारत के प्रधानमंत्री के विषय में ऐसा बोलना, चलिए उनकी माता के विषय में ऐसा बोलना, क्या ये सही था? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल उचित नहीं लगता और मैं इसका विरोध करता हूँ। मतलब सोचिए बच्चों, आपके देश के प्रधान, कोई किसी की भी माँ हो, छोटी प्रधानमंत्री की है, उनके अलावा किसी की माँ हो, किसी को कोई अधिकार है क्या ऐसा बोलने का? आप भी किसी की बेटी हैं, आप भी किसी की लड़की हो, आपको बोलना चाहिए क्या? मतलब हमारी जो भारत की जो बेटियां हैं वो किस प्रकार के उसमें आप शब्द का यूज़ कर रही थी। मैं पहले उसका सपोर्ट कर रहा था उस प्रोटेस्ट का कि यार विद्यार्थियों के साथ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बार सब लोग आए अरे बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था इस तरह की चीज़ें। लेकिन उसी मंच पे कुणाल कामरा जैसा व्यक्ति आ रहे हैं जो हमारे धर्म की हमेशा अवहेलना करता है। माता सीता के विषय में उसने गलत बोला। अब सोचो, आप जागरूक बच्चे हो, आप नीट का प्रोटेस्ट कर रहे हो, पर कुणाल कामरा जैसा व्यक्ति क्या कर रहा है? बिल्कुल तरीका गलत था। मैं इसका बिल्कुल खंडन करता हूँ। और लेकिन मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा, जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, आंदोलन होता है, तो वहाँ भांति भांति के लोग आते हैं। उद्देश्य उसका सही था, प्रोटेस्ट का रिफॉर्म होना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर को हटना चाहिए, लेकिन वहाँ कुछ देखिए, कुछ प्लांटेड भी होता है। हमने भी आंदोलन किया, हमें महसूस होता है कि प्लांटेड लोग आते हैं, और कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं। तो असामाजिक तत्व भी थे, इसकी वजह से हम उसको ये नहीं बोल सकते कि प्रोटेस्ट पूर्णतः गलत था। पूर्णतः मैं कह रहा हूँ गलत नहीं है। मैंने कहा ना, स्टूडेंट की हक की लड़ाई थी, उनको इस्तीफा चाहिए था, इस्तीफा मिला, वो सारी चीज़ें होना तो हुआ। मैं कह रहा हूँ कि उसमें और जो चीज़ें हुई, गतिविधियाँ, वो नहीं होना चाहिए था। मतलब जो उस चीज़ में अगर हुई तो बच्चे और जुड़ते, उससे और सारी चीज़ें होती, लेकिन वो कुछ इस तरह की बातें होने से फिर वो वहाँ पर बहुत गलत हुई चीज़ें। बहुत अच्छी बात बोली आपने। इसका मेरे पास चलिए जवाब नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, पुलिस प्रशासन ने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, आपने देखा वीडियोस में, तो उसकी वजह से क्या पूरी पुलिस गड़बड़ हो गई? नहीं है ना, नहीं कह सकते। इसी एंगल से अपन उस प्रोटेस्ट को देखें कि पूरा प्रोटेस्ट तो गलत नहीं है, पूरे लोग गलत नहीं है। उसको सस्पेंड भी किया गया, तो और जिन स्टूडेंट्स ने गलत किया उन पे भी कार्रवाई हुई। तो ये समान है, अब क्या कर सकते हैं। हाँ, मतलब दोनों साइड से चीज़ें होती हैं। वो 60-40 का रेशो चलता है मेरा, हर रूल में मैं 60-40 का रेशो लगाता हूँ। हाँ, मतलब वहाँ कई चीज़ों में जैसे प्लेटेड गन का उपयोग नहीं करना था, गलत किया उन्होंने। कई बार हमने देखा है वहाँ पे पत्थर कहाँ से आए, वहाँ पे ऐसी कार कहाँ से आई जो ऑलरेडी टूटी फूटी हुई है। उसका पूरा कवरेज कर रहा है, द न्यूज़ पेज कवरेज कर रहा है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल कवरेज कर रहे हैं कि भाई पुलिस के अंडर में पत्थर कहाँ से आया, पुलिस ने पहले क्यों नहीं रोका? लोगों को तो रोक रही है पुलिस, लोगों को तो बैरिकेडिंग लगा दिया, कार नहीं आने दे रही है, वो बंद कर दिए, स्टेशंस बंद कर दिए, तो ये इतना बड़ा ट्रक कहाँ से आ गया? तो ये भी सोचने की हमें ज़रूरत है इस चीज़ पे। खैर धीरे धीरे अभी तो सीजेपी और प्रोटेस्ट कर रही है, इसको लेके स्टूडेंट कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल दौर में ना जाके वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए खड़ी रहे तो ज़्यादा बेहतर। हमारे भोपाल में ना एक यूनिवर्सिटी बहुत विवादों में रही है हमेशा से, आरजीपी भ्रष्ट इतनी, मतलब हमारे बड़े बड़े इंजीनियर्स IT वहाँ से उस यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, तो इतनी भ्रष्ट और इतना भ्रष्टाचार कैसे उस यूनिवर्सिटी में हो रहा है? मैं तो सरकार को ही दोषी ठहराऊंगा। अब इसमें ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की सरकार इन्वॉल्व है, इसमें तो हमारी भाजपा ही शासन में है और हम बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन एजुकेशन फील्ड में आप उस यूनिवर्सिटी पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो जिसमें लगातार करप्शंस हो रहे हैं। कई बार उसमें 100 करोड़ 300 करोड़ के घोटाले हुए हैं। 400 मीटर ट्रैक वहाँ भी बनना था, स्विमिंग पूल वहाँ भी बनना था, उस पर घोटाला हुआ, उचित कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं आप, तो इसमें किसको जिम्मेदार? बार बार घोटाले होना, इसका मतलब सरकार इसमें सहयोग कर रही है। सरकार क्यों एक कड़े कदम नहीं उठा पा रही है?
फिर कहते हैं हम छुआछूत हो रहे, फिर कहते हैं हम वो नहीं है, हमारे पास जॉब्स नहीं है। तो भाई साहब तुम्हारी यूनिवर्सिटी से कांड कर रही हैं, कारनामे कर रही हैं, तो तुम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उसकी वजह से स्टूडेंट्स प्रभावित है। तो फिर बताइए गलती किसकी, कौन को हम दोषी ठहराएं? जो सत्ता में नहीं है उसको दोषी ठहराएंगे। हाँ, सत्ता में तो आप, स्वाभाविक सी बात है, सत्ता में आप हैं, उसमें भी लोग उसमें भी उसका वो करते हैं कि अरे वो तो ऑफिसर्स हैं, करते रहते हैं। सरकार का इसमें थोड़ी ना कोई कड़े कदम क्यों नहीं उठाती? अब कैसे बनाया बिल? ये बिल पहले बनना था जो पेपर लीक वाला, ये जो 3 साल की जेल और 10 करोड़ ऐसा कुछ रूल्स बने हैं, अभी पास हुआ है वो सभा में। तो पहले क्यों नहीं बने नियम? पहले कड़े कदम नियम बनते तो ये ना पेपर लीक होते, ना स्टूडेंट्स परेशान होते। इसमें तो सरकार ही जिम्मेदार है। मैं तो खुलकर विरोध करूंगा भाई, जो एजुकेशन सिस्टम, चलो 10 चीज़ों में नहीं बोलूँगा, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में जो गलत होगा मैं तो सरकार को ही दोषी ठहराऊंगा। गुलामी नहीं कर सकते हैं हम देश के युवा हैं, आप भी हमारे साथी भी हैं, ये नहीं कर सकते हैं भाई उसे सरकार को कवर कर रहे हैं अंधभक्तों की तरह। नहीं हो पाएगा ये। सरकार जिम्मेदार है इन सब चीज़ों में, सरकार का हाथ है, सरकार चाहे तो इन सुधार कर सकती है। अमन जी, जैसे कि हम देखते हैं कि दूसरों के देशों की हम बात करें, कंट्री की हम बात करें, अमेरिका, रशिया, ये सारी कंट्रीज़ हुई, वहाँ पर एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री में, है ना, बसें सुविधा सबके लिए फ्री में। लेकिन हम भारत में यहाँ देखते हैं इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं, कुछ फ्री नहीं। बड़े मेट्रो देशों में वुमेन्स के लिए हो सकता है वहाँ पे कुछ फ्री हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है सब फ्री? इसमें मैं एक शब्द बोलना चाहूँगा, विजडम। जो दूसरी सरकार है उनका एक विजडम है। जैसे हम एजुकेशन पे ही बात करते हैं, एजुकेशन के लिए उन्होंने सब कुछ फ्री कर रखा है। उनका एक विजडम है कि हमें संपूर्ण देशों में हमारा देश आगे हो। और हमारा देश कब आगे होगा? जब हमारे पास बेहतर एजुकेटेड लोग रहेंगे। हमारे देश में विजडम है ही नहीं एजुकेशन को लेके। मुझे ऐसा, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हम बस ये सोच रहे हैं कि 5 साल बाद हमारी सरकार आ जाए, 5 साल के बाद फिर अगली 5 साल हमारी सरकार। इससे ज़्यादा हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि ये जो छुआछूत कैसे ख़त्म होगी। हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा देश में स्वच्छता, साफ शुद्ध कैसा होगा हमारा वातावरण। कैसे सोचेंगे जब हमारे पास एजुकेशन नहीं है, मोरल वैल्यूज़ नहीं है हमारे पास। ये हमें ये नहीं पता है कि ये गंदगी होने से हमें इतनी सारी बीमारियां हो सकती हैं। ये सब तो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो हमारी सरकार सिर्फ चुनाव में कैसे जीतना है इस पर फोकस है उसका। और दूसरों की सरकार, जैसे आपने बोला एजुकेशन फ्री, तो उनका ये फोकस है कि सारे देशों में हम कैसे आगे जाएं। ओलंपिक देख लो, सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री, मुझे लगता है उसके बारे में बताना चाहिए मुझे आपको। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र होते हैं। आप जेनरिक जो मेडिसिन दवाइयाँ मिलती हैं बहुत महंगी महंगी आती है, पैरासीटामोल का पत्ता भी लेने जाओगे बहुत महंगा मिलेगा। मतलब उनकी जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है वो आपको मतलब उससे 75% कम में मिल जाएगी। बहुत सस्ती दवाई, ऑथेंटिक सारी रिसर्च। अब उसमें हो क्या रहा है, उसकी अवेयरनेस नहीं है ना। मतलब अगर उसकी अवेयरनेस हो जाए, हर 1 किलोमीटर पे उसके केंद्र खुल जाए, केंद्र खुले, है ना। मैंने उनके उसमें फीडबैक में दिया भी था जब उन्होंने मांगा था मुझसे, कि मैंने उनसे कहा भी कम से कम आप लोग इस तरीके के जो जन औषधि केंद्र है ना प्रधानमंत्री, तो आप इसको 1 किलोमीटर पे क्यों नहीं खोल सकते? इसमें मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा। हमारे भोपाल में कितने जन औषधि केंद्र, एम्स में है और होंगे कई जगह। मुझे, मैं कई बार एम्स में गया हूँ, मुझे दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, दवाई स्टॉक ही नहीं है। अब वहाँ जो दलाल बैठे हैं वो स्टॉक को डाइवर्ट कर रहे हैं प्राइवेट जगह ना। तो इसको सुधार करने की भी तो ज़रूरत है ना। आप चलिए 1-1 किलोमीटर पे खोल देंगे, लेकिन आपके पास स्टॉक नहीं है, पैरासीटामोल जैसी टैबलेट नहीं है। और भी मैं देखता हूँ हमारे कई अभी साथी रात के 2 बजे उन्हें पेट में बहुत दर्द हुआ था, तो हम गए थे एम्स में, उन्हें एडमिट कराया, दवाइयाँ लेने गए तो जन औषधि केंद्र पे गए तो 5 दवाई थी, उसमें से 2 दवाई मिली, 3 नहीं मिली। बताइए अब इसका मतलब क्या समझे हम? आपने नीति अच्छी बनाई, आपने व्यवस्था अच्छी दी ऊपर से, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हो। हमारे पास दवाई नहीं तो फिर हम प्राइवेट के पास जाएंगे ही, और हम तो यही कहेंगे कि ऊपर के जो आका बैठे हैं वो डाइवर्ट कर रहे हैं उस दवाई को, मेडिसिन को डाइवर्ट कर रहे हैं तब ना। अब आप इतना बड़ा वो योजना खोल के बैठे हैं, अगर आपके पास स्टॉक्स ही नहीं है तो क्या मतलब उस, वही चीज़ है।
आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन उससे पहले ये ज़्यादा जरूरी है। हाँ, लेकिन जो ग्रामीण में जो हॉस्पिटल्स होती है सरकार की, क्या कहते हैं उसको, आयुष्मान या कुछ नाम है जो हॉस्पिटल्स ग्रामीण में, आजकल उनका नाम कुछ बदल दिया है। वहाँ पर डॉक्टर केवल 3 घंटे बैठता है। बिल्कुल, और खुद की प्राइवेट दुकान चला रहा है। खुद की ग्रामीण में जो हॉस्पिटल्स है मैंने देखा, अब वो कहते हैं भैया तुम इस टाइम पे आओ, डॉक्टर साहब इसी टाइम पे मिलेंगे, है ना। और वहाँ पे डॉक्टर्स आते ही नहीं है, मतलब वहाँ इतने बुरे हाल हैं। मैंने मेरे गांव की मैं बताऊं, फंदा में हॉस्पिटल है, उसमें जनरेटर रखा हुआ है, लाइट नहीं है लेकिन जनरेटर चालू नहीं कर रहे। मतलब डिलीवरी हुई है 1 घंटे पहले, उसको पंखे की ज़रूरत है, वहाँ पर मच्छर काट रहे हैं लेकिन नहीं वो चालू कर रहे वहाँ पर। बात फिर वहीं आ जाती है कि आप नीतियाँ बना रहे हो, आप योजनाएं बना रहे हो, तो मोनेटाइज करने के लिए किसको रख रहे हो? तो मोनेटाइज तो कोई कर ही नहीं रहा है ना। अब मोनेटाइज करने वाले तुमने बनाए हैं, चलो, लेकिन ऊपर लेन देन चल रहा है ना उनका। तो सब जगह सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, लेन देन हो जाता है। अब वो डॉक्टर को मोनेटाइज करने के लिए चलो कोई एजेंसी बनी होगी XYZ, डॉक्टर तो लेन देन कर रहे हैं ना ऊपर कि भाई मत बोलना, मैं 3 घंटे बैठा था। नियम ये भी है कि आप सरकारी अगर कर्मचारी हैं तो आपका प्राइवेट नहीं खोल सकते, लेकिन आप चला रहे हो ना, किसी भी फील्ड में हो, डॉक्टर ही हो चाहे टीचर हो, प्राइवेट चला रहे हो। ये तो है हर जगह। मतलब आजकल आप पोषण से देखो, पोलियो की दवाओं से देखो, हर जगह तक करप्शन होने लगा है। मतलब जहाँ छोटे बच्चों को पोषण आहार अच्छा मिलना चाहिए, जो आंगनबाड़ी में जाते थे, लेकिन आज आंगनबाड़ी की अवस्था है देखो साहब। हालांकि पहले भी ठीक नहीं थी, लेकिन अब और हालांकि आंगनबाड़ियों को कंसेप्ट बहुत अच्छा था, बच्चों का मानसिक और बैठने की क्षमता अच्छी होती थी उसमें, मतलब बच्चा सीखता था, पोषण आहार उसमें मिलते थे, उसका जो कंसेप्ट है बहुत अच्छा है। मैं सही बताऊँ आपको अमन जी, बहुत अच्छा कंसेप्ट है आंगनबाड़ी का, लेकिन सुचारू रूप से चल नहीं पाती है। आशा कार्यकर्ता ट्रेंड नहीं है वहाँ पर, आशा कार्यकर्ताओं को ट्रेंड होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, और जो कुकिंग एक्सपर्ट्स वहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को भी लाके खाना बनवा ली, वो क्या कर रही हैं, 2 सब्जी काट रही है, 4 अपने घर लेके जा रही है। हाँ, ये देखा है हमने बहुत, ऐसा ही करने वाला भी नहीं है। और अच्छा खासा बजट होता है उसका, और उसके बाद लोग उसमें डोनेट भी बहुत करते हैं आंगनबाड़ियों में कि यार ये बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें। लेकिन अब देखो ना व्यवस्थाएं कैसी है हर जगह। आंगनबाड़ी के जस्ट साइड में रहता है सरकारी स्कूल। आंगनबाड़ी कब चलती है? जब सरकारी स्कूल चलता है। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल्स में बच्चे आते हैं, फिर आंगनबाड़ी में खाना पीना खाते हैं, और ऐसे ही चलता है हमारे गांव साइड। तो अब स्कूल, सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। मैं अपने गांव की बात करूं, क्या स्कूल है? कोई स्कूल है? वो पानी गिर रहा है, धूप आ रही है, कहीं कुछ खिड़कियां नहीं है, जाले लग रहे हैं, मकड़े लग रहे हैं, साफ सफाई नहीं है। तो आंगनबाड़ियों का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे चलेगा? और प्राइवेट स्कूल देख लीजिए आप, वहीं कितने प्राइवेट स्कूल बनते जा रहे हैं। इन 5-10 सालों में जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है स्कूल्स का, मैं अपने गांव का स्कूल बताऊं, हमारे गांव के स्कूल में सब स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल है। आज से 10 साल पहले, 5-7 साल पहले पूरे आसपास के 13, 14, 15 गांव के बच्चे वहाँ पढ़ने आया करते थे, क्योंकि बड़ा स्कूल था। और भी गांव में आसपास स्कूल थे, लेकिन सबसे बड़ा। आज वहाँ मतलब मान के चलिए 2-3 हज़ार से तो ज़्यादा ही बच्चे पढ़ते होंगे उसमें। आज उसमें 250-300 बच्चे भी नहीं मिलते ठीक से। अब बताइए, इतना बड़ा स्कूल, और सब प्राइवेट स्कूल्स को हो गए, क्योंकि आप ना तो उनको अच्छा एजुकेशन दे पाए, बिल्कुल, है ना। आपको इंग्लिश को इंक्लूड करना था, धीरे धीरे बच्चे सीखे, स्पोकन इंग्लिश सीखे, टीचर्स को अपग्रेड करना था, कल्चर्स को करना था। आपके पास सबसे बड़ा ग्राउंड था वहाँ पर, स्पोर्ट्स उनके लिए अच्छे करने थे, नहीं करे आपने। स्कूल मैं बता रहा हूँ बहुत ख़त्म हो गया। नहीं तो टीचर भर्ती देख लीजिए आप, अब जब आप टीचर भर्ती नहीं कराएंगे तो स्कूल कैसे चलेगा? ये तो है। टीचरों की भर्तियां कब से नहीं हुई, और भर्तियां हो रही हैं तो नियुक्ति नहीं हो रही। ये तो है। नियुक्ति हो रही है तो करप्शन हो जा रहा है, सीट बिक जा रही है। अनपढ़ आदमी वहाँ जाके बैठ के, अच्छा आप मान लीजिए एक गांव में है, गांव का कोई व्यक्ति वहाँ जाके सीट ले लेता, चलिए उसकी जुगाड़ है, पैसे दे के ले ली। अब आपको पता है कि ये कम पढ़ा लिखा है, आप क्यों पढ़ाएंगे? आप तो प्राइवेट में भेजेंगे ना। अभी एक और सरकार ने एक नई चीज़ निकाली है, जो हॉस्टल्स होती है ना, छात्रावास होती है, छात्राएं जहाँ रहती है, तो उन्होंने वहाँ पर उनको कहा कि हम प्राइवेट को उसका मैनेजमेंट हम देंगे, क्योंकि जो हमारा टीचर है वो स्कूल में पढ़ाने के लिए, चलिए बहुत अच्छी बात है, टीचर स्कूल में पढ़ाने के लिए वहाँ, लेकिन उसके लिए आप कोई गवर्नमेंट ही अधिकारी अपॉइंट कीजिए ना, उसका जो वार्डन है। बिल्कुल बिल्कुल। आप प्राइवेट आदमी को वहाँ रख दोगे तो वो कैसे करेगा? मतलब कौन जवाबदेह होगा उसका, मुझे बताइए। प्राइवेटाइजेशन जहाँ हो जाता है इन सब चीज़ों का,
तो कैसे कौन जवाब देगा उसका? बिल्कुल बिल्कुल, इसका तो कोई वो ही नहीं है। आप सरकारी व्यक्ति को रखिए वहाँ हाँ, पे, बिल्कुल मैं एग्री हूँ आपके मतलब वो साथ। कह रहे हैं कि भाई हम वहाँ पर एक प्राइवेट व्यक्ति बैठेंगे, वो उसका पूरा मैनेजमेंट ठीक से करेगा, जो टीचर है वो पढ़ाने के लिए, वो हमने माना, लेकिन अब उसके लिए अलग से कुछ नियुक्ति निकालनी है ना, भर्ती निकालिए। अब जो पैसा प्राइवेट को आप दोगे ना, प्रोजेक्ट निकालोगे, टेंडर भरेंगे, जो पैसा प्राइवेट को दोगे आप गवर्नमेंट व्यक्ति को दो ना। सही बात। वो देखिएगा ना आप क्या हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन ठीक थोड़ी ना आप है। उसकी नियुक्ति करो ना, कि भाई हाँ, ये इस काम के लिए है, हाँ, इसकी वैकेंसी निकल रही है, वैकेंसी ही नहीं निकाल रहे। हाँ, सबसे बड़ी समस्या तो ये है, वैकेंसी किसी भी फील्ड में वैकेंसी नहीं निकाल रही, किसी भी। अरे मैं आपको बताऊँ, जो डिग्रियां हैं हाँ, उनकी हालत इतनी मट्टी पलीत कहते हैं हमारे गाँव साइड, हाँ, मट्टी पलीत हो मट्टी चुकी पलीत। है। मैं बताऊँ, मैं BPS किया हूँ, बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ग्रेजुएशन है मेरी, ग्रेजुएशन के बाद मैं बहुत सारे एग्ज़ाम देने के लिए काबिल होना चाहिए था। उसके बाद मुझे मैं बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैंने BPED नहीं किया है। BPED 2 साल का करो, 3 साल और फिर 2 साल। अब जो 2 साल का मैं BPED कर रहा हूँ उसमें 3 साल लग रहे हैं, तो कितने 6 साल हो गए हैं। अब 6 साल बाद मैं कोई सा एग्ज़ाम दूंगा, या तो मेरी एज, अब ट्राई करने में एज तो जाती है ना, एज से बाहर हो जाऊंगा। मैं कब तक पढ़ता रहूं भाई साहब? उसके लिए फिर मेरे को मास्टर्स भी करना है, 2 साल का मास्टर्स, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, क्योंकि खिंच गए ना, खिंच गया पूरा। मास्टर्स भी 2 साल में नहीं हो रहा है, 2.5-3 साल में हो रहा है। तो उसके बाद तुम PhD करो, तो तुम ना 8-10 साल 15 साल पढ़ते ही रहो। आदमी का आधा समय तो इसी में निकल जाता है, कब कमाएगा वो? डिग्रियों को सुधारने की जरूरत है भाई। जो ऊपर जो बैठे हैं ऑफिसर्स, उनके दिमाग में ये होना चाहिए। अब उनके पता नहीं क्या इंटेंशन है, वो क्या चाहते हैं, युवाओं को बेरोजगार रखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। उनकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि भाई 2 साल की डिग्री है तो उसे और कम में करा जाए, क्योंकि अब भाई जान अपनी, पहले 100 साल जीते थे, अब कितने साल जी रहे हैं? 60-70। तुम डिग्रियों को क्यों बढ़ा रहे हो भाई? हम कब जॉब करेंगे, कब काम करेंगे? बहुत बेकार स्थितियां हैं धीरे धीरे एजुकेशन में। तो मैं क्या बताऊं, कितनी बेकार स्थिति है। आप A to Z चीज़ें पूछिए मेरे से, कोई मतलब नहीं, एजुकेशन पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। बिल्कुल ध्यान नहीं है आज के समय। यार हम देख रहे हैं, जैसे आप भी एक RTI एक्टिविस्ट हो, आप भी RTI लगाते हो, कैसे हालात हो गए आज के समय में RTI एक्टिविस्ट के। एक तो जान का खतरा बना रहता है हमेशा। ये तो है। आप ही के साथ के जो, जिनका नाम मैंने लिया था, भगवान सिंह राजपूत, तो उन्होंने किसी के ऊपर RTI लगाई थी। जब वो सोचिए उनके ऊपर खोलता हुआ तेल, जो कोर्ट है अपना, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो वो वहाँ पर पेशी के लिए गए थे उसमें, उनका जो उन्होंने फिर केस वेस करा, PI लगाई थी उसके बाद, तो उनके ऊपर गरम तेल डाल दिया गया। बाप रे, ये कहानी तो मुझे पता ही नहीं। हाँ, आप कभी उनसे, भगवान सिंह राजपूत से मिले तो आप उनसे ये कहानी जानिएगा। वहाँ पर उनके ऊपर खोलता हुआ तेल डाल दिया गया कोर्ट के इधर, कोर्ट पे। हाँ, कोर्ट के बाहर जो समोसे वमोसे का वो है ना रेडी वहाँ पर। अरे बाप रे। तो वो कोर्ट से निकले, वहाँ पे आए और 2 लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, और जो गरम तेल था वो उनके ऊपर डाल दिया, वो पूरा शरीर वरीर उनका कर दिया। हालांकि बहुत अच्छे एक्टिविस्ट हैं वो, उन्होंने पनीर फैक्ट्री जो सीहोर में है, उसका बहुत पूरा, मतलब हमारे देश छोड़ी फॉरेन में तक उसका नकली जाता था, उस फैक्ट्री को एक्सपोज किया उन्होंने इतनी बड़ी। आज उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जो उसका फैक्ट्री का मालिक है उसका काम वाम सारा बंद गया। हालांकि बहुत सारे ऐसे RTI एक्टिविस्ट हैं भोपाल में जो बहुत अच्छा इन सब फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हालांकि इसका गलत दुरुपयोग भी कर रहे हैं। सही बात। अभी एक निर्णय आया था कि RTI एक्टिविस्ट बहुत पैसा लेते हैं, ऐसा करके दलाली करते हैं। ये तो है। बिल्कुल। सरकार ने फिर अब सख्त नियम बना दिए हैं RTI को लेके, गोपनीय सूचनाओं को लेके। हालांकि मुझे लगता है कि आगे चल के फिर RTI एक्टिविस्ट के लिए थोड़ी मुसीबत आगे बढ़ सकती है इन सब चीज़ों को लेके। खैर अमन, अगर आपको क्या लगता है कि जो, अगर आप फिर NUP है, जो शिक्षा नीति है, उसमें फिर अमेंडमेंट होंगे, फिर बदलाव होंगे, आपके हिसाब से क्या स्पेसिफिक बिंदु है जो उसमें इंक्लूड होना चाहिए? मैं इसमें मतलब शिक्षा में, स्कूली शिक्षा की बात करते हैं पहले। स्कूली शिक्षा में मेरे हिसाब से लॉ ऐड होना चाहिए, मेरे हिसाब से AI पर बात होनी चाहिए, क्योंकि जब हम टू द हेड मास्टर लिखवा रहे हैं उसमें हाथों से, तो एक एप्लीकेशन, एक बस 4 शब्द लिखना है कि हमें एप्लीकेशन बना के दीजिए। नॉर्मल शब्दों में कोई भी बच्चा बोल सकता है मैं बीमार हूँ, मुझे एप्लीकेशन बना के दीजिए, तो वो ChatGPT बहुत शानदार एप्लीकेशन बना के देगा। तो इनका धीरे धीरे उपयोग अगर स्टूडेंट्स करना सीखें
प्रॉम्प्ट्स लिखना सीखें। बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि अब लॉ में भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल हो सकता है, तो एआई को जितनी तेजी से इम्प्लीमेंट करें उतना बेहतर है। किताबें लिख दे रहे हैं हमारे एक हमारे एक वाइस चांसलर हैं माखनलाल चतुर्वेदी के, केजी सुरेश सर पूर्व वाइस चांसलर हैं। तो उन्होंने अभी कोड उनका बहुत वायरल हुआ था, उन्होंने कहा था कि जो बच्चे एक एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहे हैं आज के समय में, वो एआई से किताबें लिख दे रहे हैं। हालांकि पत्रकारिता का वो है ठीक नहीं है कई मामलों में, क्योंकि देखो एक पत्रकार के सबसे बड़ी उसकी कलम होती है। अगर वो कलम ही उससे नहीं चला, हालांकि अब हेल्प करता है चैटजीपीटी, लेकिन देखो अब कोई खबर है, कुछ भी लिखना है, व्यक्ति नहीं लिख पा रहा है लेकिन वो एआई से लिख दे रहा है, तो वो अपने आइडियोलॉजी जो है अपना, वो उस विवेक से नहीं लिख पा रहा है। चैटजीपीटी को है, उसने दिया प्रॉम्प्ट, उसने वहाँ लिख दिया। हालांकि ये थोड़ा उसका वो है, हालांकि सहयोग में कई चीज़ें हैं कि आपको कहीं डॉक्यूमेंट्स लिखना है, कहीं जानकारी चाहिए, कि इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम गूगल पे सर्च करते हैं। अब जैसे मान के चलिए भोपाल के बारे में हमें पढ़ना है, गूगल पे हम सर्च करेंगे, चैटजीपीटी से कहेंगे कि भाई डीप रिसर्च करके आप हमें बता दो भोपाल के बारे में क्या क्या हिस्ट्री रही। तो हाँ, वो उस मामले में ठीक है, पढ़ाई के मामले में कई सारी चीज़ों में ठीक है वो, लेकिन कहीं अब जैसे वो आपने वो एक आईएएस का आपको पता होगा, वो उनको अभी अवार्ड लिया था उन्होंने राष्ट्रपति से, तो उन्होंने जो फोटो था वहाँ का वो चैटजीपीटी से बना के भेज दिया था, है ना, बहुत वायरल हुआ था वो। तो उसमें आप देखिएगा, तो उन्होंने और क्या करा, उन्होंने जो लोगो होता है, जो क्या होता है कि एआई से जब हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो वो जो जिस सॉफ्टवेयर से हम कर रहे हैं वो उसका लोगो नीचे से चिपका देता है वो, तो वो उस लोगो को वो हटाना भूल गया और वो खूब वायरल हुआ, मीडिया में खूब चला, खूब बवाल हुआ उसके ऊपर। तो गजब इंस्टेंट रहा वो। मैं आपकी एक एआई की एक बात बताऊं, अभी जो यूएसए ईरान इजराइल की लड़ाई हो रही थी जिसमें खोमैनी को मारा गया, स्ट्रेटेजी बनी थी, एक स्ट्रेटेजी बनी थी, कम से कम 8-10 साल से स्ट्रेटेजी बन रही थी। एआई आया है अभी, उस स्ट्रेटेजी में क्लॉड एआई ने जो भूमिका निभाई है, आप उसको पढ़ना, उस केस को मैंने देखा था। उसने प्रोबेबिलिटी निकाली को खोमैनी इस टाइम पे कहाँ रहेंगे, इस टाइम पे उनका बंकर्स कहाँ है, इस रोड से जाएंगे, हर एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाली उसने, और यूएसए ने उसको मतलब सीरियसली लिया। उसी के बेस पे चला यूएसए, जब जाके वो खोमैनी को मार पाए। मतलब सोचिए आप, एआई इस तरीके से, मतलब 100 दिमागों का एक दिमाग, 100 भी बहुत कम बोल रहा हूँ, जितने भी ह्यूमंस हैं उन सब का दिमाग मिला दीजिए, जब जाके एक एआई बन रहा है। देखिए एआई की सबसे खूबसूरत बात है कि मतलब हमें कोई क्रिमिनल है जिसने बचपन में क्राइम किया, वो फरार हो, अब वो कैसा दिखेगा, एआई को आप प्रॉम्प्ट दो वो बता देगा वो उसका चेहरा कैसे देगा, है ना। बचपन में कोई खो गया तो बचपन का उसका फोटो है, बिल्कुल, तो वो एआई से ये पता कर लेते हैं कि अच्छा इसकी एज अब अगर 25 साल है तो 25 साल में कैसा वो 10 फोटो देगा, प्रोबेबिलिटी बताएगा, ऐसा 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 हो सकता है। ये एक इन सब चीज़ों का 3 साल बाद देखिएगा आप। देखिए हम एडिटिंग देखते हैं, हम सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, कितनी चीज़ें रिफॉर्म्स हो गई हैं। 3D एनिमेशंस देख लीजिए, 3D एनिमेशंस पहले कितनी मेहनत करते थे 2D एनिमेशन की, अब क्या एक प्रॉम्प्ट डालिए 2D एनिमेशन बन जाए। तो हमें किस तरफ जाना चाहिए, हमें इसको धुतकारना चाहिए कि इसको मतलब पुकारना चाहिए। एक्सेप्टेबल तो है, एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को, लेकिन सही तरीके से सही यूज़ हो। मतलब देखो अगर किसी चीज़ के पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव भी उतने ज़्यादा एक्सपेक्ट होते हैं, तो वो हालांकि सरकार उस चीज़ पे भी काफ़ी ध्यान दे रही है कि गलत ना हो, क्योंकि आप देखो ना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हुए, इन सब की एआई इफेक्ट इमेज बनाई जाती है, फिर भेजा जाता है। कई सारी बच्चों ने 2-3 केस में आपको ऐसा बताऊं कि एआई से कई सारी लड़कियों की न्यूड फोटोज़ बनाएगी, फिर वो उनको ब्लैकमेल किया, उन्होंने सुसाइड कर लिया। देखो ये बहुत नेगेटिव चीज़ से हुआ। आजकल फ़ोन है, हम जो बातें कर रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं, हमारे फ़ोन सब सुन रहे होंगे सारी चीज़ें, है ना। अब कोई साइबर का एक्सपर्ट होगा इस चीज़ का, जो क्राइम करता होगा साइबर से, वो इजीली है। आजकल तो बड़े बड़े आईएएस भाई सब फोन हैक हो सकते हैं, सारी चीज़ें। हम कहीं बैठे हैं, प्राइवेट जगह पे बैठे, कैमरे हैक हो जाते हैं, इजीली हैक हो जाते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि नेगेटिव भी होता है, लेकिन हम पॉजिटिव की बात करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देखिए वो तो हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। लेकिन हाँ वही आखिर में फिर भी मैं वही बात कहूँगा, अवेयरनेस, उस चीज़ के प्रति जागरूकता, एजुकेशन, बात वहीं आके रुकती है, एजुकेशन। मैं कहता हूँ जितने भी पंडित हैं,
चाहे बड़े बड़े प्रेमानंद जी देख लीजिए, बड़े सम्मानीय, एक बार अगर ये बोल दे कि अपना गांव है, आपका घर है, उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, भगवान नहीं आएंगे। मैं कहता हूँ लोग कचरा कम पड़ जाएगा। मैं बताऊँ अच्छा मैं गलत बता रहा हूँ, कचरा कम पड़ जाएगा अगर ये लोग बोल देना कि ऐसी चीजें, साफ सफाई रखिए। मैं इसका एक बड़ा उदाहरण आपको देता हूँ। हमारे सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं। उन्होंने सावन के समय एक बार कहा कि महिलाएं सुबह उठ के जाइए और शिव जी को जल चढ़ाइए। मैं बता रहा हूँ कि अधिकतर महिलाएं आज मंदिर जाती हैं, सुबह सुबह जल चढ़ाने जाती हैं। बिल्कुल, मतलब उनके एक बयान ने इतना बड़ा रेवोल्यूशन ला दिया कि जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, घर में ही पूजा पाठ करती थी, आज वो मंदिर जा रही हैं केवल एक प्रदीप मिश्रा जी के कहने से, और वो जल चढ़ाती है। वही प्रदीप मिश्रा जी कह दे कि साफ सफाई, थोड़ा सा घर के बाहर कचरा ना फैलाएं, नालियाँ साफ करें। अरे भाई, आदमी तक उनकी बात सुनते हैं। और साफ सफाई, इसको कहते हैं पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिव रिवॉल्यूशन। तो मतलब उनको, मुझे लगता है कि परमानंद जी महाराज हुए या प्रदीप मिश्रा जी हुए या बागेश्वर धाम, ये सब एक बार इनको इन सब चीज़ों पे बोल देना चाहिए कि साहब आप घर के आगे की जो नाली है उसको साफ रखिए, वो घर पूरा साफ रखिए, कोने कोने में वो कचरा, नीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, ये भी समस्या, तो ही भगवान आपके घर आएंगे। जो उन्होंने ये कहा, सब चेंज, सब सारी चीज़ें। तो एक दिन मैं मीटिंग जरूर करूँगा इनसे। अगर हालांकि देखो इन सब चीज़ों में देखो सरकारें भी कुछ नहीं करती, लेकिन हमारे धर्म गुरुओं का बहुत रोल होता है। आप देखो परमानंद जी महाराज से के जो शब्द हैं, आज जिंजीस में कितना रेवोल्यूशन, कितने प्रेमी भक्त हैं। मतलब मैं बताता हूँ कि हमसे जो जनरेशन रही होगी वो उतनी भगवान की भक्त नहीं। आजकल आप देखो हर दूसरे तीसरे बच्चे परमानंद जी महाराज की फोटो मिलेगी उनको लेकर। मतलब आस्था, आप सोचिए कितनी लोकप्रियता, कितना वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रति कितना। और लोग, ऐसा नहीं है कि आज का व्यक्ति धर्म के प्रति जागरूक नहीं हो रहा है, वो हिंदुत्व को नहीं जान रहा है, वो बहुत इंटरेस्ट ले रहा है इन सब चीज़ों पे, है ना। कि कैसे राम भगवान कैसे थे, माता सीता कैसी थी, उनका आचरण कैसा था, उनका स्वभाव कैसा था, उसको अपना भी राधा कृष्ण जी का कैसा, वो केवल समझ रहे हैं कि आज के समय के बच्चे जान रहे हैं। लेकिन एक समय, मैं बताऊं आपको, एक समय के कंसेप्ट लाया गया था कि कृष्ण भगवान को केवल रासलीला पर ही रख दिया जाए, लेकिन नहीं, लोग जागरूक हुए, वो समझे कि नहीं, महाभारत गवाह है इस चीज़ की। मैं इसमें बस थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ। ये मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें महाभारत हो या चाहे कृष्ण लीला हो, अब कृष्ण भगवान ने कितने कैरेक्टर्स, है ना, मल्टीपल रोल्स उनके। हाँ, तो आप हरे कृष्णा लगे हैं, धुन में गा रहे हैं, आप उनको जानिए एक बार। उन्होंने कितने तरीके से लोगों को सिखाने की कोशिश करी है। मैं इसको सिखाना समझूंगा कि ये बुक्स है सिखाने के लिए। उन्होंने कैरेक्टर्स निभाए हैं, प्रेम के, अच्छे पुत्र के, जब अपने सामने हो तो उनसे कैसे लड़ना है, ऐसे मतलब कई तमाम चीजें उन्होंने सिखाई है जो हमें सीखने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें, किस तरीके से त्याग देना चाहिए, जब उनका बेटा ऐसा हुआ उन्होंने त्याग दिया, ठीक है, यही कितनी तो चीजें। बिल्कुल रणछोड़ दास कहते हैं उन्होंने रन छोड़ा था। कब आपको जरूरत लगे तो आपको पीछे हटना है, ये सीखने की जरूरत है। मैं उसको बिल्कुल गलत कहता हूँ। आपको सीखना चाहिए कि एक अच्छी मित्रता कैसे सुदाम, वो कहाँ राजा कहाँ सुदाम, कैसे तीनों लोग उन्हें दे दिए, कैसी मित्रता होती है। आप लगे हो हरे कृष्णा, उनको सीखो तो यार, उनको समझो तो यार, उन्होंने कितना कुछ किया है, उन्होंने कितना कुछ सिखाने के लिए कितनी रासलीलाएं रची हैं, क्या क्या किया है। एक बार आप सीख लोगे ना तो आपको जीवन जीना सीख जाओगे। ये तो है, हम सीख जाएंगे, आप सीख जाएंगे, कैसे लड़ना है, कैसे दोस्ती निभानी, कैसे प्रेम निभाना है, हर चीज आप सीख जाओगे। उन्हें जानो तो। ये तो है अमन भाई, बहुत ज़रूरी है सब चीज़ें। खैर बात फिर भी आ जाती है अवेयरनेस को लेकर, एजुकेशन। एक बाली का कैरेक्टर है, मैं बड़ा उस कैरेक्टर को संजो के रखता हूँ। वो कैरेक्टर था, आपको पता होगा कि वो जिससे भी मिलते थे आदि शक्तियाँ ले लेते थे। मैं ये उनसे इतना सीखा हूँ कि मैं जिससे भी मिलता हूँ उनसे ज्ञान जरूर लेता हूँ। मेरा सबसे मेन टारगेट वही रहता है। बाली गलत थे कई जगह, लेकिन उनकी पॉजिटिव चीज़ तो ये थी कि भाई वो जिससे भी मिले वो उनकी शक्ति लेते थे। तो मैं सोचता हूँ कि मैं जैसे आपके साथ बैठा हूँ तो मैं आपसे सीख रहा हूँ कि आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। तो मैंने वो वहाँ से वो सीखा है। मैं हमेशा मानता नहीं, मैं जानने में ध्यान रखता हूँ कि जानूँ इन्हें कैसे क्या है। ये बहुत सुंदर। अमन भाई,
आज के जो पॉडकास्ट हमारा चला, लगभग हमने 1 घंटा 1.5 घंटा जितने भी हमने आपसे बात की, एजुकेशन को लेके बात की, बहुत सारे नीट प्रोटेस्ट को लेके बात की, अलग अलग चीज़ों पे हम बात की। क्या लगता है कि जो ये चल रहा है इस दुनिया में, है ना, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एजुकेशन को लेके काम नहीं हो रहा है, तो मतलब इसमें आपको किसको ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए, गवर्नमेंट को या सोसाइटी को? देखिए, मैं तो ये कहूँगा इसमें दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। हम एक चलिए मान लीजिए गवर्नमेंट तो मान ही रही कि हम भी मान चलो करप्ट हैं, हम सोसाइटी में हैं, गवर्नमेंट के लोग भी कहीं ना कहीं तो सोसाइटी में ही आ रहे हैं ना, बिल्कुल। तो हमारी सोसाइटी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इससे? बिल्कुल, सोसाइटी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोसाइटी को पूरी अवेयरनेस वाली बात आ जाती है कि अगर किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाना है तो उसे पता होना चाहिए कि उसे अपनी अकाउंटेबिलिटी पता होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगी? जब उसे पता होगा कि मतलब उसे अवेयरनेस होगी। अब अवेयरनेस फैलाने के लिए शिक्षा व्यवस्था चलाते हैं, मेरी हर चीज़ आके शिक्षा व्यवस्था पे रुक जाती है। शिक्षा व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगी, ना समाज सुधरेगा ना गवर्नमेंट सुधरेगी। अगर समाज से उठ के जाता है गवर्नमेंट में आदमी, तो वो शिक्षित नहीं होगा, तो वो भी वहाँ जाके करप्शन ही करेगा। आजकल हम देखते हैं कि क्रिकेट के बहुत लोकप्रियता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे खेल है, हमारा जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी, और भी बहुत सारे खेल हो गए, लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, जो एथलीट्स हैं, जो खेल रहे हैं, आज की स्थिति बहुत बेकार है उनको सुविधाएं नहीं। एक ट्रेन में मैंने देखा कि हमारे जो नेशनल प्लेयर, इतनी बुरी स्थिति है कि वो जनरल कोच में जा रहे हैं भरा के एकदम। बताइए, इन सब चीज़ों पे सुधार होना चाहिए कि नहीं? देखिए, हाँ, कितने देश हैं हमारे दुनिया में, बहुत सारे देश हैं, ठीक है, जिसमें से हमारा देश जो है उसकी पॉपुलेशन सबसे ऊपर है। चाइना कितना बड़ा है, उससे भी ऊपर हमारा इंडिया है। लेकिन हम जब ओलंपिक की रैंकिंग के मामले में देखते हैं, ओलंपिक सबसे महत्वपूर्ण जगह है स्पोर्ट्स में प्रदर्शन दिखाने का, तो हम काफ़ी पीछे हैं। तो पीछे क्यों है? क्योंकि हमारे पास बेहतर व्यवस्था नहीं है। जैसे हमने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की ट्रैक की बात करी, वो एक व्यवस्था ही है ना। अगर वहाँ तुम हेलीपैड बना रहे हो तो तुम वो व्यवस्था को ख़त्म कर रहे हो, जिसकी वजह से हम ओलंपिक जैसे इवेंट में बहुत पीछे जा रहे हैं। तो हमारे सरकार को स्पोर्ट्स में ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नीतियाँ लाती हैं, योजनाएं लाती हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, चाहे स्पोर्ट्स में हो चाहे एजुकेशन में हो। तो हमें वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो, इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, बहुत सारे स्पोर्ट्स, मुझे लगता है कि क्रिकेट के अलावा भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, हॉकी हो गया, एथलेटिक्स सबसे महान तो एथलेटिक्स है। जैसे हम शॉर्ट पुट, डिस्कस, जेवलिन, हैमर, उसके बाद हाई जंप, ट्रिपल जंप, ये बाहर के लोग इन पे इतना फोकस करते हैं क्योंकि ये सिंगल इवेंट होता है। ये तो टीम गेम है क्रिकेट, लेकिन ये सिंगल इवेंट है। इसमें आप आपकी दक्षता दिखाते हो कि भाई आप दुनिया में सबसे बेस्ट हो। हुसैन बोल्ट के लिए जो उनका देश है, उनका कितना नाम आगे। अगर हमारा एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में कोई व्यक्ति बंदा आगे निकलता है तो हमारा नाम कितना आगे होगा। सही बात। तो सरकार को स्पोर्ट्स में भी, स्पोर्ट्स और एजुकेशन में आगे जाने की ज़रूरत है। स्पोर्ट एजुकेशन में काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि एक सरकार आजकल हम देखते हैं कि जो स्पोर्ट है उसको लेकर खेलकूद के मैदान भी हम देखते हैं वैसी व्यवस्थाएं नहीं है। बिल्कुल नहीं। बच्चे अच्छे मैदान नहीं है खेलने के लिए, आप देखते हो बहुत बेकार गड्ढे हो रहे हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं। और थोड़ा ये सब चीज़ों का क्या है कि करप्शन को भी लेकर है, ऐसा नहीं है सरकार खेलों के लिए नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे देखो, आप मानना चाहिए आपको, हम भी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि सिस्टम में करप्शन बहुत ज़्यादा है ना। धीरे धीरे सरकार ने स्पोर्ट को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने स्पोर्ट के हर एक प्लेयर के जो अच्छे नेशनल लेवल पे खेल रहे, इंटरनेशनल में खेल रहे, उनका प्रोत्साहन किया। एमपी में भी किया जा रहा है हमारे जो क्रिकेटर्स हैं हॉकी चीज़ में, लेकिन किसको 1 2 3 4 गिनतियों पे गिन लेंगे। लेकिन जो और क्रिकेटर्स हैं जो निचले स्तर पे आते हैं, बिल्कुल, उनको प्रोत्साहन कब मिला? जब वो एक लेवल पे पहुँच। बिल्कुल। लेकिन जैसे मैं आज क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे को अच्छा, मेरे एरिया में एक अच्छा प्ले ग्राउंड हो, मैं खेलूँ। गवर्नमेंट आजकल क्रिकेट भी खेलना हो कोई से भी कितनी महंगी, बिल्कुल, है ना, कोचेस मिल रहे हैं, प्ले ग्राउंड मिल रहे हैं, एकेडमीज मिल रही है।
गवर्नमेंट को वहाँ थोड़ा उस चीज़ को लेके ध्यान देना चाहिए कि भाई फ्री स्पोर्ट्स के लिए उनको बच्चों को मैदान दे, ट्यूटर दे, ताकि वो सीखे वहाँ पर। ये सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा बदलाव, थोड़ा थोड़ा सुधार होना चाहिए। स्पोर्ट्स में हमारा इंडिया आगे कैसे जाएगा? देखिए, मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है, छोटा सा एग्जांपल, वहाँ पे एक ट्रैक है, वहाँ 10 लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें मेडल मिल रहा है, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं 50-100 लोग देख रहे हैं। अब 100 लोग 10 लोगों को बोलेंगे कि हाँ भाई सम्मान मिलता है। स्पोर्ट्स की तरफ एक खिंचाव होगा कि नहीं होगा? जब तक बेहतर व्यवस्थाएं नहीं होंगी, लोग उस तरफ बढ़ेंगे ही क्यों बढ़ेंगे बताइए? नहीं बढ़ेंगे जब हमें पता ही नहीं। अच्छा, वो मेहनत कर रहा है भाई, वो कहीं मेहनत कर रहा है, लेकिन हमें दिख ही नहीं रहा है, ना उसे कोई सम्मान कर रहा है, ना उसे कोई मेहनत कर, उसे मतलब ना पैसा मिल रहा है, तो क्यों उस तरफ जाएंगे लोग? उससे तो टफ लगेगा ये रास्ता। नहीं, सही है, ये सब चीज़ होना चाहिए। खैर अमन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और फिर किसी पॉडकास्ट में फिर हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। और आप जैसे युवा इतनी कम उम्र में आगे आ जाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है ना। जहाँ मैंने आपसे स्टार्टिंग में जब कहा था कि जहाँ बच्चा सोचता है कि क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, उन सब चीज़ों में होता है, तब आप स्टूडेंट राइट्स के लिए तब से आप खड़े हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप यूँ ही आगे बढ़ें, यूँ ही हम आपके साथ चर्चा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। बहुत बहुत धन्यवाद।